नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल दृष्टि फॉर ऑल एग्ज़ाम में। जैसा कि आप जान रहे हैं कि हम NCERT सीरीज़ को लेकर के चल रहे हैं और अभी तक हम लोगों ने 11th क्लास के इकोनॉमिक्स चैप्टर 3 तक जो है वो कंप्लीट कर लिया है। आज तीसरी इकाई शुरू हो रही है जो भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान चुनौतियों से संबंधित है और ये इकोनॉमिक्स के बुक का चौथा चैप्टर है और चौथे चैप्टर का नाम है भारत में मानव पूंजी का निर्माण। तो अभी तक जितने हम लोगों ने बात किया कि कैसे अर्थव्यवस्था चलायमान हो सकती है और किस प्रकार से हमने भारत में 1947 के बाद की अर्थव्यवस्था की गति को देखा और हमने 12 पंचवर्षीय योजनाओं को देखा और अभी वर्तमान में नीति आयोग की वो कार्यप्रणाली चल रही है। साथ में हमने जो था वो HDI को भी देखा कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किस प्रकार से काम करता है और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में क्या क्या इम्पोर्टेंट है उसको भी हमने जाना। इसके साथ साथ हम लोग ने उद्योग में किस प्रकार से प्रगति देखी गई है, कैसे सुधार किए गए हैं, उसको भी हम लोगों ने बहुत बेहतर तरीके से जाना। जब 1991 का सुधार किया गया, आर्थिक सुधार, LPG का जो एक कंसेप्ट दिया गया, उसके बारे में भी हम लोगों ने जाना कि कैसे इस चीज़ का काम किया गया था। इसी क्रम में आगे जब हम बढ़ रहे हैं तो हम मानव पूंजी की अब बात हो रही है। मानव पूंजी जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें ह्यूमन के रिसोर्सेस की बात होगी कि कैसे ह्यूमन पॉपुलेशन हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। किसी भी अर्थव्यवस्था, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को अगर हम कहें तो उसके लिए सिर्फ वस्तु का होना जरूरी नहीं है। वस्तु को प्रोवाइड कराने के लिए, वस्तुओं को चलायमान करने के लिए, बाजार में उसे गति देने के लिए एक सर्विसेज की ज़रूरत होगी और वो सर्विसेज जो है वो मानव के द्वारा ही प्रोवाइड कराया जा सकता है। अब तकनीक का विकास हो रहा है, प्रौद्योगिकी का विकास हो रहा है, तो हमें अलग अलग तरीके के तकनीक देखने को मिल रहे हैं कि अब ड्रोन की मदद से सिंचाई की जा रही है। बाकी काम जो है वो रोबोट कर दे रहे हैं। जैसे आप कतर का एयरलाइंस का एक एग्जांपल लीजिए। अभी इंदिरा गांधी एयरपोर्ट जो है दिल्ली में, वहाँ पे जो है वो वीज़ा चेक करने के लिए जो है पहले मानव बैठा करते थे, है ना। पहले वहाँ पे कर्मचारी हुआ करते थे, लेकिन अब जो है वो मशीन ही आपको करके दे रहा है। आपको ट्रॉली कहाँ कहाँ रखी हुई है एयरपोर्ट पे और कितने खाली हैं, कितने बिजी हैं, उस सब का डिटेल जो है वो दिया जा रहा है। तो ये तकनीकी का विकास है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं हम कह सकते कि तकनीक जो है वो ह्यूमन को रिप्लेस कर सकता है ना। दोनों जो है वो पैरेलल तरीके से चलेंगे। तो किसी भी अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए हमें मानव पूंजी की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। मानव आवश्यकता के बिना हम जो है इस किसी भी अर्थव्यवस्था को चलायमान नहीं कर सकते हैं। इस पर विवाद चल भी रहा है कि प्रौद्योगिकी है तो मानव का कैसे योगदान माना जाएगा, कैसे मानव को लोग जो है सो रिप्लेस कर देंगे। बट ऐसा संभव नहीं हो सकता है, क्योंकि उस मशीन को चलाने के लिए मानव की जरूरत पड़ेगी। हाँ, इसमें एक चीज़ ये भले आप कह सकते हैं कि इस दौरान ये होगा कि जहाँ पे हमें 10 मानव की ज़रूरत थी, 10 आदमियों की ज़रूरत थी, वहाँ पे अब हम 3 या 4 आदमी से भी काम चलाएंगे, क्योंकि बाकी का काम जो मशीन कर देगा। लेकिन फिर भी हमें मानव की ज़रूरत पड़ेगी, मानव जनसंख्या की ज़रूरत पड़ेगी। और उस जनसंख्या को बनाए रखने के लिए हमें जिस पूंजी का निर्माण करना होगा उसी के बारे में आज पढ़ना है कि भारत में मानव पूंजी का निर्माण किस प्रकार से हुआ था, हो रहा है और होगा। तो बेसिक चीज़ को हमें समझना है कि कैसे हम मानव पूंजी के निर्माण को लेकर के आगे बढ़ सकते हैं। देखिए, यहाँ पे एक कोट है, अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा एक दिया गया था विचार कि शिक्षा पर निजी और सार्वजनिक निधि के व्यय की सार्थकता का मूल्यांकन केवल उसके प्रत्यक्ष परिणामों के माध्यम से नहीं हो। अर्थात कि जो शिक्षा पे जो प्राइवेट और जो पब्लिक फंड है ना, उसका व्यय जो है, उसका सार्थकता अगर हमें पता करना है कि जो हमने इन्वेस्ट किया है क्या वो सही जगह लगा है या नहीं, इसका मूल्यांकन सिर्फ केवल प्रत्यक्ष परिणामों से नहीं किया जा सकता है। कि अगर किसी व्यक्ति को अगर हम ग्रेजुएट कर दिए, है ना, पब्लिक और प्राइवेट फंड के द्वारा, अर्थात कुछ साल तक वो पब्लिक सरकारी स्कूल में पढ़ा और कुछ साल बाद वो जो था वो किसी निजी संस्थान में जा कर के अपनी डिग्री को हासिल किया, अपनी तालीम हासिल की। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हम उसे ये कह देंगे कि जो है सो क्योंकि इसने ये डिग्री हासिल कर ली तो ये जो है सो हमारा मानव पूंजी में इन्वेस्टमेंट हो गया। नहीं,
अल्फ्रेड मार्शल का कहना है कि प्रत्यक्ष परिणामों के माध्यम से इसका मूल्यांकन नहीं किया जाना चाहिए। इसमें निवेश मात्र ही लोगों को उससे अधिक अवसर उपलब्ध कराने में पर्याप्त होगा जितना कि वे स्वयं ही प्राप्त कर सकते थे, है ना। इनके माध्यम से कितने ही ऐसे व्यक्तियों को अंतर्निहित योग्यताएं उजागर हो पाती हैं जो अन्यथा बिना पहचान के ही मर जाते हैं। अर्थात हमारा कहने का मतलब ये हुआ कि जब निवेश होगा तो निवेश के साथ उनके कौशल विकास को भी देखा जाएगा, उनकी सामाजिक व्यवस्थाओं को भी देखा जाएगा और उनके जो है सो रहने के तरीके, उनके काम करने के तरीके को देखा जाएगा। और यही सब जब हम एक साथ संकलन कर देते हैं, कंपाइल कर देते हैं, तो हम पाएंगे कि हम मानव पूंजी पर इन्वेस्ट किया गया और इसी को समग्र रूप से मानव पूंजी का घटक कहा जाता है। तो परिचय करा रहा है। देखिए इसमें परिचय 4.1 जो परिचय टॉपिक है इसमें कहता है कि मनुष्य के ज्ञान संग्रह करने की और उसका प्रसारण करने की क्षमताएं हैं जो मानव जाति के विकास को बहुत अधिक प्रभावित करने वाले कारक हैं, है ना। अर्थात ज्ञान संग्रह, क्यूरियोसिटी जो है मानव में किसी चीज को जानने की, किसी चीज को समझने की, है ना, वो, और साथ में उसका प्रसारण करने की। अगर कोई व्यक्ति किसी चीज के बारे में जान गया तो वो अगर दूसरे को एक्सप्लोर करेगा तो वो आगे भी लोग उसको जानेंगे। तो ये जो जानने की प्रक्रिया और उसे प्रसारण करने की प्रक्रिया जो मानव में एक अच्छी क्वालिटी है, जो एक सबसे अलग हट के मानव को इस समाज में रखती है, वो क्षमताएं जो हैं वो उनके मानव जाति के विकास के लिए सहायक के रूप में काम करती हैं, है ना। अब क्या होगा कि जब जैसे जैसे मानव प्रगति, जब हम पुराने ऐतिहासिक प्रागैतिक काल से जब हम पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि कैसे मनुष्य ने जो था वो विकास किया। तो विकास करने के दौरान उन्होंने देखा कि हमें कौशल पे काम करना पड़ेगा। कार्यों की कुशलता पूर्वक करने के लिए अच्छे प्रशिक्षण और कौशल की आवश्यकता है। कोई भी काम करने के लिए हमें प्रशिक्षण और कौशल की आवश्यकता होगी। कोई भी जो है, अगर जैसे समझिए हम एक एग्जाम्पल के तौर पे बताएं कि अगर किसी चीज़ में वेल्डिंग अगर शॉप है तो वेल्डिंग शॉप में वही व्यक्ति काम करेगा जिसको अच्छी तरीके से वेल्डिंग करना आता है। कोई भी व्यक्ति वेल्डिंग ऐसे ही पहली बार में उठा करके वेल्डिंग नहीं कर देगा, उसको उसके लिए प्रशिक्षण लेना पड़ेगा, उसको ट्रेनिंग दी जाती है कि हाँ भाई देखो इतना है कि ये टिग वेल्डिंग हो रहा है या मिग वेल्डिंग हो रहा है ना, ये जो है सो सॉकेट वेल्डिंग हो रहा है। तो इस प्रकार के जो वेल्डिंग कितने प्रकार के हैं, क्या है, ये सब को जानना, उसको समझना, है ना। मोटरसाइकिल का सर्विसिंग होता है या किसी भी गाड़ी का सर्विसिंग होता है तो उसका सर्विसिंग वही व्यक्ति कर सकता है जिसको उस गाड़ी के बारे में पता हो कि हाँ साइलेंसर कहाँ लगता है, इंजन कहाँ है ना, स्पार्क प्लग कहाँ है, तो इस चेसी जो है सो कितने जगहों में बटा हुआ है। तो ये सब जो जानने की प्रक्रिया है, जो समझता है, उसमें जो कौशल आती है, वही इस चीज़ को कर सकता है। अब हम और आप जो है वो इसरो में जा करके और रॉकेट नहीं उड़ा सकते हैं। वो तभी उड़ा पाएंगे जब हम उसके बारे में प्रशिक्षित होंगे, हमारा कौशल विकास होगा उस क्षेत्र में कि हाँ रॉकेट अगर उड़ाना है तो हमें इन बातों का ध्यान रखना होगा, ऐसे हमें काम करना चाहिए, है ना। तो ये प्रक्रिया जो की जाती है यही कहलाता है कौशल प्रशिक्षण। अर्थात मानव पूंजी में सबसे बड़ा चीज हो गया कौशल की आवश्यकता। और ये कौशल कैसे मिलेगा? ये कौशल मिलेगा शिक्षा के द्वारा। दूसरा चीज है कि जब ये शिक्षा हो गई, श्रम कौशल भी उसी में एक आ जाता है कि अशिक्षित व्यक्ति से अधिक होते हैं, है ना। किसी शिक्षित व्यक्ति के श्रम कौशल अशिक्षित व्यक्ति से अधिक होते हैं। तो हमने ये बताया कि कौशल अगर हमें पाना है तो शिक्षा की जरूरत होगी, क्योंकि जो शिक्षित व्यक्ति होगा उसका श्रम कौशल अशिक्षित व्यक्तियों के मुकाबले ज़्यादा होगा, है ना। और उनका जो है आर्थिक समृद्धि में योगदान भी अच्छा रहेगा, ठीक है। देखिए अब फिर इसमें कहता है कि शिक्षा पाने का प्रयास केवल उपार्जन क्षमता बढ़ाने के लिए नहीं किया जाता, बल्कि उसके और भी अधिक मूल्यवान लाभ हैं, है ना। शिक्षा जो है वो सिर्फ ये नहीं हुआ कि हाँ शिक्षा ले लिए और उसके बाद जो है सो हम एक निश्चित समय के बाद जो है सो हम उपार्जन करना शुरू कर दिए तो उससे हम मानेंगे कि ये जो है सो शिक्षा हमने पा लिया। नहीं, शिक्षा जो क्या होता है, वो शिक्षा लोगों को उच्चतम सामाजिक स्थिति और गौरव प्रदान करती है। अर्थात
अगर आप शिक्षा लेते हैं तो आपका एक तो आय का वो स्रोत बनेगा आगे चल के, लेकिन दूसरा चीज ये है कि आप समाज में कैसे हमें रहना है, किस प्रकार से कैसे व्यवहार करना है, इन सब के बारे में भी हम जान पाते हैं। तो वही हमारा होता है कि शिक्षा हमारे लिए मानव पूंजी के विकास में सबसे महत्वपूर्ण घटक बनता है कि हमें अगर समाज को बेहतर बनाना है, महिला पुरुष अति पिछड़े लोग सभी को अगर साथ लेकर के चलना है तो हमें सभी को शिक्षित करना जरूरी होगा। और सरकार इसके लिए अलग अलग प्रकार से योजनाओं के जरिए लोगों तक ये एक जागरूकता फैलाई जा रही है कि हाँ, शिक्षा बहुत जरूरी है। जैसे आपने सर्व शिक्षा अभियान का नाम सुना होगा, जो अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार के टाइम में आया था। तो ये सब क्या है, ये सब वही बता रहा है कि भाई आपको शिक्षा लेनी ही लेनी है। संविधान में हमारा वो भी किया गया कि 14 वर्ष तक जो है सो आपको फ्री शिक्षा दी जाएगी। तो ये सब जो प्रावधान है वो क्या है, वो बेसिकली यही है कि हमें मानव पूंजी के विकास को, मानव विकास को बढ़ाना। उसके लिए सबसे पहला पूंजी किस रूप में आता है, शिक्षा के रूप में आता है। ठीक है, देखिए इसी में कहता है ना कि जीवन में बेहतर विकल्पों का चयन कर पाने के लिए योग्य बनाता है कौन, शिक्षा। व्यक्ति को समाज में चल रहे परिवर्तनों को बेहतर समझ प्रदान करता है कौन, शिक्षा। और नव परिवर्तनों को बढ़ावा देता है शिक्षा। शिक्षित श्रम शक्ति की उपलब्धता नई प्रौद्योगिकी को अपनाने में भी सहायक होती है। मैंने क्या कहा था शुरू में कि अगर आप शिक्षित हैं तभी आप प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो मशीन रिप्लेस किया जाएगा मनुष्यों को, वो मशीन को चलाने के लिए भी हमें शिक्षित व्यक्ति की ही जरूरत पड़ेगी। अब हर कोई कोडिंग नहीं कर सकता ना, कोडिंग करने के लिए हमें कोडिंग का प्रशिक्षण चाहिए, कोडिंग हमें सीखना पड़ेगा, है ना। जो बिल्डिंग में मजदूर जो है उसको हम कहेंगे कि आप जो है सो कोडिंग करिए, तो वो नहीं कर पाएगा क्योंकि वो शिक्षित नहीं है। उसे शिक्षित पहले बनाना पड़ेगा, उसे समझाना पड़ेगा कि देखो ये चीज़ होता है, उसके बाद वो कोडिंग करेगा। तो भविष्य में हो सकता है कि वो एक अच्छा कोडिंग के रूप में, कोडर के रूप में निकल सकता है। तो जो समग्र रूप से हम क्या कहेंगे, ओवरऑल हमारा क्या कंसेप्ट आता है कि किसी भी विकास के लिए, खास करके मानव समाज विकास के लिए, हमें शिक्षा की जरूरत पड़ेगी। शिक्षा की जरूरत पड़ेगी तो आप क्या होगा कि देश में तो अपनी जो आपकी जो योग्यता है उसका तो एक बेनिफिट मिलेगा ही, साथ साथ में क्या होगा कि अगर आपके पास क्षमताएं रहेंगी तो आप विदेश में भी जा करके इस चीज़ का, अपना कौशल का प्रदर्शन कर सकते हैं। जितने भी आप जो देख रहे हैं, जैसे आप चाहे नेल्सन आप जो है सो गूगल के जो हेड हो गए सुंदर पिचाई हो गए, या आप जो है वो ऋषि सुनक की बात करिए, तो ये सारे जो हैं वो देश के हैं, है ना। और इनके माता पिता जो है वो विदेश में जाके रहे, तो कैसे रहे, तो इस प्रकार से रहे कि शिक्षित हुए, उसके बाद जाकर के वहाँ पे रहे। जो यहाँ से जो पुराने ज़माने में अंग्रेज़ों के टाइम में जो यहाँ से मजदूर के रूप में वहाँ पे पलायन कर दिया गया था, भले वहाँ पे वो मजदूर रहे, लेकिन जब उन्हें वहाँ पे हर सुविधाएं प्रदान की गई तो उनके जो वंशज पीढ़ियाँ निकल के आई वो शिक्षित निकली। कैसे, क्योंकि उन्होंने तो अपना तो देखा कि नहीं हमसे तो संभव नहीं हो पा रहा, या हमारा जीवन ऐसे रहा, लेकिन हम अपनी आने वाली पीढ़ी को इस जो है सो जंजाल से निकालेंगे। और उस जंजाल से निकालने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है, शिक्षा। तो शिक्षा हमारे मानव पूंजी का सबसे बड़ा घटक माना जाता है। उसके बाद तो मानव पूंजी है क्या, अब सवाल उठता है कि मानव पूंजी है क्या, है ना। तो कि जैसे अपने एक देश अपने भूमि जैसे भौतिक संसाधनों को कारखानों जैसे भौतिक पूंजी में परिवर्तित कर सकता है, उसी प्रकार वह अपने छात्र रूपी मानव संसाधनों को नर्स, किसान, अध्यापक, अभियंता और डॉक्टर जैसी मानव पूंजी में भी परिवर्तित कर सकता है। अर्थात कि मानव पूंजी है क्या, मानव पूंजी ये है कि हम शिक्षा प्रोवाइड करा दिए, हम किसी प्रकार का प्रशिक्षण दे दिए डॉक्टरी में, या आपको अभियंता में, अध्यापक में। तो इस प्रकार से जब हम विभिन्न सुविधाएं प्रदान की गई और उससे जो हमें बाय प्रोडक्ट्स निकल के मिला, वही हमारा मानव पूंजी कहलाएगा।
हर कोई जो है वो इंजेक्शन नहीं दे सकता ना, उसके लिए हमें प्रशिक्षण की जरूरत पड़ेगी, और प्रशिक्षण की जरूरत पड़ेगी तो उसके लिए हमें शिक्षा की जरूरत पड़ेगी कि आर्टरी किसे कहते हैं, वेन्स किसे कहते हैं, है ना। तो धमनियां और जो नस कहलाती हैं ये हैं क्या, दोनों में डिफरेंस क्या है, क्या, तो ये सब समझने के लिए हमें शिक्षा की जरूरत पड़ेगी। शिक्षा होगी तभी प्रशिक्षण होगा, प्रशिक्षण होगा तो कौशल आएगा, कौशल आएगा तो हम उस मानव पूंजी का सही तरीके से और सही क्षेत्र में उसका इस्तेमाल किया जा सकता है ना। तो मानव पूंजी तो हमने समझ गया कि मानव पूंजी जो है, मानव संसाधनों को मानव पूंजी के रूप में परिवर्तित करने के लिए मानव पूंजी निवेश करने की आवश्यकता होती है। ठीक है, स्वाभाविक है, निवेश हमें करना पड़ेगा तभी तो हम मानव पूंजी के जो उससे जो बेनिफिट्स है उसको हम निकाल पाएंगे। अब सवाल उठता है कि जब मानव पूंजी, तो ठीक है मानव पूंजी, हम इतने देर से मानव पूंजी की बात कर रहे हैं, इसका स्रोत क्या है, मानव पूंजी का स्रोत कैसे होगा, क्या किसी देश की आर्थिक समृद्धि और वहां की मानव पूंजी में कोई संबंध होता है, और तीसरा कि क्या मानव पूंजी के निर्माण का संबंध मनुष्य के सर्वांगीण विकास से है, जिसे आमतौर पर मानव विकास के रूप में जाना जाता है। तो इन दोनों का आंसर यस होगा, है ना। ये ओवरऑल आंसर हुआ, फिर इसमें विश्लेषण भी किया जा सकता है, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो इसका उत्तर यस ही होगा कि हाँ जो है वो मानव पूंजी और आर्थिक समृद्धि में एक संबंध किसी देश के लिए है। और दूसरा चीज है कि मानव पूंजी के निर्माण में मनुष्य का सर्वांगीण विकास होता है और जो मानव विकास के रूप में जाना जाता है। ये दोनों चीज मान्यताएं रखती हैं। मानव विकास जो है, तो मानव विकास जैसे हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि मानव विकास के लिए HDI की जरूरत पड़ती है, कि मानव विकास कितना हो रहा है उसके लिए हमें क्या करना होगा, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स देना होगा। अब ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को मैंने बताया था कि 3 आधार पे नापा जाता है। जीवन प्रत्याशा, है ना, जीवन प्रत्याशा के रूप में नापा जाता है। दूसरा था कि जो है सो शिक्षा, और तीसरा था आय। तो ये जो आया कि जीवन प्रत्याशा, जीवन प्रत्याशा कैसे संभव होगा भाई, शिक्षित रहेगा व्यक्ति, वो उसको पता है कि हाँ इसको इस प्रकार की बीमारी है, उस बीमारी से हमें बचाना होगा, तो जब बचेगा तभी तो उसकी जीवन प्रत्याशा का आंकलन किया जाएगा। शिक्षा तो अब मैंने बताया है कि शिक्षा तो इंपॉर्टेंट है ही, और जब शिक्षा आपके पास मिलेगी तभी तो आप आय के स्रोत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बिना शिक्षा के आय नहीं मिलेगा, मिलेगा, लेकिन उसकी मात्राएं कम कही जाएंगी, क्योंकि वो मजदूरी के रूप में ही हो जाएगा ना। अगर शिक्षा नहीं है, कौशल नहीं है, तो वो क्या करेगा, वो मजदूर ही रहेगा, तो अर्थव्यवस्था में उसका उतना योगदान नहीं हो पाएगा, वो विकास नहीं हो पाएगा। और फिर वही जो गरीबी रेखा, जो APL और BPL की जो हम लोग बात करते हैं, फिर उसी का फिर वो उसमें उन लोग आ जाते हैं। हमें इससे बाहर निकालना है जनता को, समाज को, मानव को, तो इसके लिए हमें इस प्रकार की रुचियों पर ध्यान देना पड़ेगा। तो मानव विकास क्या है, तो मानव विकास के रूप में मनुष्य के सर्वांगीण विकास, मानव पूंजी के निर्माण का संबंध प्रायः जो है आपको डायरेक्टली रूप में देखने को मिलता है। अब कहता है कि मानव पूंजी के स्रोत क्या हैं, तो सबसे पहला मैंने आपको बताया शिक्षा, शिक्षा बहुत जरूरी है मानव पूंजी के लिए, ठीक है। दूसरा जो है इसी पर ये बात कर रहा है कि शिक्षा जो है सो कैसे कर सकता है, शिक्षा को एक दूसरे से रिलेट किया है कि शिक्षा जो है वो शिक्षा मानव पूंजी का है, साथ साथ में स्वास्थ्य है, तो सरकार स्वास्थ्य को भी प्रोवाइड कराएगी, शिक्षा को भी प्रोवाइड कराएगी, तभी मानव विकास उसमें माना जाएगा। हम जो है शिक्षा दिए जा रहे हैं और जो है वो स्वास्थ्य के बारे में ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, जो बीमारी फैल रही है तो उस पर कोई विचार ही नहीं किया जा रहा है। तो ये क्या है, ये एक बैलेंस तरीका नहीं है, ये अनबैलेंस तरीका है कि आप एक चीज को तो बढ़ावा दे रहे हैं लेकिन आप दूसरी चीज को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं, है ना। और इसी पर जो है वो पंचवर्षीय योजना जब निकली थी तो इसमें क्या हुआ था, जो आपका 10वीं 11वीं 12वीं पंचवर्षीय योजना थी, 9वीं से खास करके, तो 9वीं से जो 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं जो ये सारी पंचवर्षीय योजना आई, इसमें क्या कहा जाता था, इसमें कहा जाता था समृद्धि, है ना। समृद्धि कहने का मतलब ही है कि समग्र रूप से वृद्धि, हर प्रकार की वृद्धि, हर प्रकार का विकास, है ना। तो समृद्धि की बात कही गई थी, तो समृद्धि कहने का ही मतलब हो गया कि हमें शिक्षा, स्वास्थ्य, सारी सुविधाएं हमें जो प्रदान की जाएंगी वो सारा जो है वो मानव पूंजी के घटक के रूप में, स्रोत के रूप में जाना जाएगा। तो देखिए बता ही रहा है
कि स्वास्थ्य जो है, स्वास्थ्य पर अगर हम व्यय करते हैं तो मानव पूंजी के निर्माण का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। जैसे प्रतिषेधी आयुर्विज्ञान, टीकाकरण, है ना, चिकित्सीय आयुर्विज्ञान, सामाजिक आयुर्विज्ञान, है ना, और स्वच्छ पेयजल का प्रावधान, खर्च होने वाली राशि, स्वास्थ्य व्यय के विभिन्न रूप हैं। तो स्वास्थ्य में ही इस प्रकार से हम कर सकते हैं। फिर क्या होता है कि प्रशिक्षण में जो व्यय होगा, जो फर्म और कर्मचारियों के कार्यस्थल पर जो प्रशिक्षण में व्यय होगा, वो भी जो है वो मानव पूंजी के विकास का ही एक स्रोत माना जाएगा, है ना। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि हमें कुशल कर्मचारी मिलेंगे, ठीक है। उससे क्या होगा कि हम जो है वो किसी काम को एक निश्चित अवधि तक उस चीज़ पर कर सकते हैं। वो उस चीज़ को एक निश्चित समय पे और निश्चित जो है सो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करा करके हम जो है वो मानव से हम कुछ सुविधाएं प्रदान ले सकते हैं। और ये मानव पूंजी का तीसरा घटक होगा, तीसरा स्रोत होगा प्रशिक्षण में व्यय। तो अभी तक हम लोग ने 3 चीज़ देखा। सबसे पहला शिक्षा, दूसरा स्वास्थ्य और तीसरा प्रशिक्षण में व्यय। तो सवाल अगर आता है कि मानव पूंजी में स्रोत क्या है ना, सोर्सेस क्या है, तो पहला हो गया शिक्षा, दूसरा हो गया स्वास्थ्य, मतलब व्यय, शिक्षा व्यय, स्वास्थ्य पर व्यय, है ना, और तीसरा जो है वो प्रशिक्षण पर व्यय माना जाएगा, प्रशिक्षण पर व्यय। अब क्या होता है कि प्रशिक्षण तो दे दिया गया, सब कुछ हो गया। अब क्या होता है कि अपने व्यक्ति को प्रशिक्षित जब हम कर दिए तो उसके लिए हमें क्या फिर रोजगार देनी पड़ेगी। तो रोजगार पे जो व्यय कराया जाएगा, बेरोजगारी को जो कम किया जाएगा, वो भी जो है वो मानव पूंजी का स्रोत माना जाएगा। कि हम जो है वो अगर जैसे प्रशिक्षित कर दिए, शिक्षा दे दिए, स्वास्थ्य दे दिए, तो अब तो हमें क्या करना होगा, अब हमें उसे रोजगार देना होगा ना, वरना बेरोजगारी तो है ही चरम सीमा पे। तो भारत में ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर प्रवासन मुख्यतः गांव में बेरोजगारी के कारण ही होता है। तो तकनीकी शिक्षा, संपन्न अभियंता, डॉक्टर आदि भी अच्छे वेतनमानों की अपेक्षा में दूसरे देशों में चले जाते हैं। तो ये जो हम सिस्टम को अगर रोक पाएं, जिसको हम लोग नाम देते हैं, एक इसका जार्गन वर्ड है ब्रेन ड्रेन। ब्रेन ड्रेन होता क्या है? ब्रेन ड्रेन होता है कि एक क्षेत्र से उठ करके दूसरे क्षेत्र में जाने के लिए किसी भी कारण, खास करके आय के ही व्यवस्था में, तो वो ब्रेन ड्रेन कहलाता है। ब्रेन ड्रेन कहने का ही मतलब हो गया कि जो कौशल लोग होंगे, जो शिक्षित और कौशल लोग होंगे, उनका दूसरे देश में पलायन हो जाना। मतलब आप इंडिया में रह के सब कुछ पढ़े, आपके पास एक कौशल हो गई, अच्छी हो गई, और आपको यहाँ पे वो एक अवसर नहीं मिल पा रहा है, तो आपने क्या किया, आप दूसरे देश की तरफ बढ़े, दूसरे देश में जा करके अपने कौशल का प्रदर्शन किया। तो वो क्या हुआ, वो भारत के लिए क्या हो गया, ब्रेन ड्रेन हो गया। जैसे इसरो के साइंटिस्ट हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी अच्छे साइंटिस्ट हैं जो नासा में काम कर रहे हैं, वो इंडिया के हैं। तो ये क्या हुआ, ये ब्रेन ड्रेन हुआ। कुछ ऐसे भी यहाँ पे अच्छे कोडर डिकोडर लोग हैं, अच्छे हैकर लोग हैं, जो भारत में रह करके अपने कौशल का प्रदर्शन कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे उन्हें वो सुविधा नहीं मिली। तो इस कारण क्या हुआ, वो दूसरे देशों में चले गए और वहाँ पे अपने कौशल का प्रदर्शन किया। तो वो क्या हुआ, वो ब्रेन ड्रेन हुआ। इसी पे सरकार जो है वो अलग अलग योजनाएं ला करके, और एनआरआईज वो जो बैठक होती हैं साल में एक बार, तो इन सब से क्या होता है, इन सब से लोगों को यहाँ पे प्रलोभन दिया जाता है कि आइए और आप देखिए कि भारत में भी ये सुविधाएं प्रदान की गई हैं, और लोगों को यहाँ पे आमंत्रित किया जाता है कि आप यहाँ पर भी आकर के अपने कौशल का जो है वो प्रदर्शन कर सकते हैं, और इसके लिए आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये सारी व्यवस्थाएं जो देखी जाती हैं वो क्या है, वो बेसिकली यही है कि रोजगार हमें प्रदान करना है, रोजगार दीजिए। या जैसे अभी जो है ना स्टार्टअप के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो प्रोत्साहित किया जा रहा है सरकार के द्वारा। वो क्या है, वो वही है कि आपको अपना सेल्फ डिपेंडेंट बनाना, आत्मनिर्भर बनाना, दूसरे पर निर्भर नहीं रहना। तो वो सब जो सारे कार्य किए जा रहे हैं वो क्या है, वो बेसिकली आय को बढ़ाने के लिए ये कार्य किए जा रहे हैं, और जीविकोपार्जन के लिए बढ़ाने के लिए कार्य किए जा रहे हैं। तो ये सारे जो
काम किए जाएंगे वो भी मानव पूंजी के स्रोत में ही आएंगे। तो ये जो पैराग्राफ है वो किस चीज की बात कर रहा है? प्रवसन पर व्यय की बात कर रहा है। मानव पूंजी निर्माण का स्रोत है। तो प्रवसन पर व्यय कैसे होगा? तो प्रवसन पर व्यय ऐसे होगा कि हम जो है वो बेहतर रोजगार प्रदान करें, बेरोजगारी को समाप्त करें, है ना। और जो है सो हम जो है सो रोजगार प्रदान करें और सारी सुविधाएं प्रदान करें, तो हमें क्या होगा? प्रवसन पर व्यय भी दिया जा सकता है और इससे हम मानव पूंजी का स्रोत एक घटक के रूप में माना जाएगा। ठीक है। दूसरा चीज है कि व्यक्ति श्रम बाजार तथा दूसरे बाजार जैसे शिक्षा और स्वास्थ्य से संबंधित सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए व्यय करते हैं, है ना। वे जानना चाहते हैं कि विभिन्न प्रकार के कार्यों में वेतनमान क्या है, या फिर क्या शैक्षिक संस्थाएं सही प्रकार के कौशल प्रशिक्षण दे रही हैं और किस लागत पर। यह जानकारी मानव पूंजी में निवेश करने से प्राप्त मानव पूंजी के भंडार का सदुपयोग करने की दृष्टि से बहुत उपयोगी होती है। इसलिए श्रम बाजार तथा अन्य बाजारों के विषय में जानकारी प्राप्त करने पर किया गया व्यय भी मानव पूंजी निर्माण कहलाता है। अब ऐसे इसको समझिए कि आपको अगर किसी संस्था के प्रशिक्षण के बारे में जानना है, आपको किसी हॉस्पिटल के डिटेल्स के बारे में जानना है कि मेदांता बढ़िया है या एम्स बढ़िया है ना, या फोर्टिस बढ़िया है, या अपने ही क्षेत्र का कोई प्राथमिक चिकित्सालय वो बढ़िया है, तो इन सब को जानने के लिए जो हम निवेश करते हैं, जो हम व्यय करते हैं, वो भी मानव पूंजी के व्यय का एक सबसे अच्छा स्रोत माना जाएगा। तो हमने क्या देखा? हमने मानव पूंजी व्यय के स्रोत को देखा, मानव पूंजी के स्रोत। ठीक है। तो मानव पूंजी के जो स्रोत होंगे वो कौन कौन से होंगे उसको थोड़ा समझिए। मानव पूंजी का पहला स्रोत क्या हो जाएगा? शिक्षा। ठीक है। दूसरा हो जाएगा स्वास्थ्य। तीसरा हो जाएगा प्रवासन पर व्यय। प्रवासन पर व्यय, प्रवासन पर व्यय कहने का मतलब कि रोजगार वगैरह की सुविधा प्रदान करना, रोजगार आदि। ठीक है। और चौथा क्या हो जाएगा? चौथा हो जाएगा विषय युक्त जानकारी, विषय युक्त जानकारी प्राप्ति, जानकारी प्राप्ति, है ना, पर व्यय। ये भी एक स्रोत है। और पांचवा क्या हो जाता है? प्रशिक्षण पर व्यय, प्रशिक्षण पर व्यय। तो ये आपको मानव पूंजी के स्रोत के बारे में पता चला कि इन सभी चीजों पर अगर हम जो है सो अपना व्यय करते हैं तो हम बेहतर मानव विकास की ओर बढ़ सकेंगे। अब देखिए इधर जो है ये टेबल, ये बॉक्स जो है वो भौतिक और मानव पूंजी के बारे में बताता है। तो भौतिक पूंजी क्या है? कि भौतिक पूंजी वो है जो पृथ्वी पर जो है ना, वो जैसे प्राकृतिक भौतिक पूंजी हो जाते हैं, प्राकृतिक और इसको हम कृत्रिम कहेंगे, कृत्रिम। तो प्राथमिक में क्या है? प्राथमिक में आपका वो है नदी पहाड़ जंगल, है ना, नदी पहाड़ जंगल इत्यादि। ठीक है। और कृत्रिम में क्या आ जाएगा? तो जैसे हम अस्पताल बना रहे हैं, ठीक है, हम स्कूल बना रहे हैं, हम जो है वो विश्वविद्यालय बना रहे हैं, है ना। तो ये सारे जो हैं ये क्या है? ये कृत्रिम भौतिक पूंजी कहलाते हैं। और प्राकृतिक पूंजी क्या कहलाते हैं? कि नदी पहाड़ और निर्णय होता है। इस पर जो निवेश किया जाता है, निवेश किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाएगा? वो किया जाएगा मनुष्य के द्वारा, मानव के द्वारा। और यही जो निवेश है ये क्या कहलाएगा? मानव पूंजी। समझें? क्योंकि ये जो है वो प्रोडक्शन को बढ़ाता है, तो ये क्या कहलाएगा? मानव पूंजी कहलाएगा। ठीक है।
अब हम लोग आते हैं मानव पूंजी और आर्थिक समृद्धि के बारे में जानेंगे कि कैसे मानव पूंजी जो है वो आर्थिक समृद्धि में सहायक देगा। आर्थिक समृद्धि का मतलब क्या हुआ? समग्र रूप से वृद्धि, समग्र रूप से वृद्धि। तो ये क्या है? समृद्धि हो गई। समृद्धि बेसिकली वही है कि आपको किसी भी चीज के लिए जो है वो विशेषज्ञता की बात होती है कि आपको अगर समृद्धि, आर्थिक समृद्धि करनी है तो हमें विशेषज्ञता की जरूरत पड़ेगी। कैसे? देखिए, कहता है कि आर्थिक समृद्धि का अर्थ है देश की वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि से। ठीक है, तो अब वो कैसे होगा? राष्ट्रीय आय में वृद्धि कैसे होगी? तो वो शिक्षित व्यक्ति का योगदान अशिक्षित की तुलना में कहीं अधिक होगा। शुरू में ही मैंने बताया कि अशिक्षित व्यक्ति भी आय प्राप्त कर सकता है, लेकिन उसका जो है वो आर्थिक इकोनॉमिक ग्रोथ में, इकोनॉमी में उतनी योगदान नहीं रहेगी जितना योगदान एक शिक्षित व्यक्ति का रहेगा, है ना। तो अच्छा, अब शिक्षा तो है ही, तो आर्थिक समृद्धि में राष्ट्रीय आय को बढ़ाने के लिए शिक्षित व्यक्ति का होना जरूरी है, स्वस्थ व्यक्ति का भी होना जरूरी है। अब कोई बीमार है, अगर वो काम नहीं कर पाएगा तो सीधी सी बात है कि वो हमारे आर्थिक योगदान में मदद नहीं कर पाएगा। और वही एक व्यक्ति अगर स्वस्थ है, उसको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई किसी भी बीमारी से वो जूझ नहीं रहा है, तो वो ज़्यादा अपनी एफिशिएंसी को दिखा पाएगा। और जो वो एफिशिएंसी को दिखाएगा तो स्वाभाविक सी बात है कि हमारे आर्थिक ग्रोथ होंगे, और आर्थिक ग्रोथ होंगे तो समग्र रूप से वृद्धि होगी, वही हमारा आर्थिक समृद्धि कहलाएगा, है ना। कहता है ना कि एक स्वस्थ व्यक्ति अधिक समय तक व्यवधान रहित श्रम की पूर्ति कर सकता है, जो कि एक बीमार या अस्वस्थ व्यक्ति नहीं कर सकता। तो स्वास्थ्य भी जो है क्या है? आर्थिक समृद्धि का एक महत्वपूर्ण कारक है। ठीक है, कार्य के दौरान प्रशिक्षण, श्रम बाजार की जानकारी, प्रवसन आदि के साथ शिक्षा और स्वास्थ्य व्यक्ति की उपार्जन क्षमता का संवर्धन करती है, और ये सारे चीज क्या हो जाते हैं? आर्थिक समृद्धि में सहायक होते हैं। तो स्वाभाविक सी वही बात हो गई कि जो मानव पूंजी के स्रोत होंगे वही आर्थिक समृद्धि में सहायक होंगे, बिना उसके आर्थिक समृद्धि नहीं हो पाएगी, है ना। और शिक्षित श्रम व्यक्ति, जब श्रम शक्ति जो है वो क्या करेगा? वो नवीन प्रौद्योगिकी को अपनाने में सहायक होगा। अशिक्षित व्यक्ति उस चीज को नहीं कर पाएगा, लेकिन शिक्षित व्यक्ति जो है वो नवीन प्रौद्योगिकी को अपनाएगा, और इस प्रकार से जो है वो हम मानव पूंजी के सहायता से हम जो है क्या करेंगे? आर्थिक समृद्धि की ओर बढ़ेंगे। अब मानव पूंजी, जो बार बार मानव पूंजी, मानव संसाधन की जो बात हो रही है, तो इसमें क्या होता है कि हमें एक विशाल जनसंख्या वाले देश में ये जो है वो आर्थिक विकास की युक्ति में बहुत महत्वपूर्ण स्थान देना है ना। एक विशाल जनसंख्या जो है, जैसे देश भारत देश जो है वो अभी विशाल जनसंख्या देश प्रथम नंबर पे आ गया है, और मानव पूंजी में ये सबसे बड़ा स्रोत माना जाएगा। लेकिन कब? ये भी समझना होगा। विशाल जनसंख्या हमारे लिए वरदान भी है, तो वो अभिशाप भी है। अभिशाप कैसे है? अभिशाप इस रूप में है कि अगर हम शिक्षा को नहीं देते हैं, ठीक है, स्वास्थ्य सही नहीं देते हैं, है ना, प्रशिक्षण सही नहीं रहता है, तो इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि प्राकृतिक संसाधनों का दोहन होगा, और जब प्राकृतिक संसाधनों का दोहन होगा तो संसाधनों का दोहन, और इससे फिर हमें क्या नुकसान मिलेगा? ये हमारे लिए नेगेटिव साबित हो जाएगा। भाई जनसंख्या बढ़ रही है, जो शिक्षा मिलनी चाहिए वो शिक्षा नहीं मिल रही है, तो क्या होगी? बेरोजगारी होगा। क्योंकि आय नहीं मिलेगी, जब आय नहीं मिलेगी तो बेरोजगारी होगा, बेरोजगारी होगा तो क्या होगा? वो आर्थिक जो राजस्व है सरकार का उस पर बोझ पड़ेगा, और जब बोझ पड़ेगा तो क्या होगा? उस हिसाब से क्या होगा कि वो संसाधन नहीं मिल पाएंगे, संसाधन नहीं मिल पाएंगे तो हमारी आर्थिक समृद्धि में अवरोधक का काम करेगा, और ये क्या होगा? ये हमारे लिए अभिशाप है। ये वरदान कब होगा? ये वरदान तब होगा जब हम शिक्षा को प्रोवाइड कराएंगे, अच्छी स्वास्थ्य सुविधा देंगे, है ना, प्रशिक्षण देंगे, तब इससे क्या होगा? इससे जो प्राकृतिक संसाधन हैं वो प्राकृतिक संसाधन का सही इस्तेमाल किया जाएगा, संसाधन का सही इस्तेमाल, और जब सही इस्तेमाल होगा तो इससे क्या होगा
कि हमारा पर्यावरणीय मुद्दे के भी हम उस पर कुछ समाधान निकाल पाएंगे, और इस प्रकार से ये क्या होगा, ये हमारे लिए वरदान बनेगा, है ना। जैसे पर्यावरण से संबंधित कोई भी बैठक होती है, तो जब बैठक होती है तो उसमें अशिक्षित व्यक्ति को थोड़ी ना बुलाया जाता है, उसमें वही व्यक्ति शामिल होते हैं जो जानकार होते हैं उस चीज के लिए। तो ये क्या हमें बता रहा है, हम भेद हम नहीं कर रहे हैं, हम ये बताना चाह रहे हैं कि अगर किसी व्यक्ति को शिक्षा दिया गया है तभी तो वो उस क्षेत्र में अपनी विशेषज्ञता के आधार पर कुछ सॉल्यूशन देने की बात करेगा, और जब सॉल्यूशन देने की बात करेगा तो फायदा कहाँ तक पहुंचेगा, समाज के अंतिम वर्ग तक, अंतिम व्यक्ति तक पहुंचेगा। तो ये क्या हुआ, ये हमारे आर्थिक समृद्धि में सहायक होगा। तो इस कारण क्या है कि हमें शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशिक्षण और बाकी चीजों पर भी हमें काम करके इस चीज को आगे बढ़ाना चाहिए, और ये विशाल जनसंख्या जो है सो हमारे लिए एक वरदान के रूप में साबित हो, इस पे हमेशा हमें काम करना चाहिए। और इसी प्रकार से क्या होगा कि प्रत्येक क्षेत्र की समृद्धि दूसरे क्षेत्र का समृद्धि का सहारा मिलेगा। शिक्षा में अगर वृद्धि होगी तो स्वाभाविक सी बात है कि उससे क्या होगा, सामाजिक समृद्धि होगी, सामाजिक समृद्धि के साथ साथ स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी वृद्धि होगी। स्वास्थ्य के क्षेत्र में अगर वृद्धि होती है तो उससे क्या होगा कि हम शिक्षा प्लस स्वास्थ्य जो क्या होगा, उससे प्रशिक्षण हम सही दे पाएंगे, प्रशिक्षण सही दे पाएंगे तो उससे क्या होगा, श्रम बाजार में जो बढ़ोतरी होगी, श्रम बाजार में बढ़ोतरी होगी तो प्रवसन का भी जो है सो कम तेज दोनों चीज संतुलित होगा, और जब संतुलित होगा तो इससे क्या होगा, हमारे आर्थिक समृद्धि, हमारे आर्थिक आय जो राष्ट्रीय आय जो है उसमें बढ़ोतरी होगी, ज़्यादा उत्पादन होगा, और जब बढ़ोतरी होगी तो उससे क्या होगा, हमारा समग्र रूप से अर्थव्यवस्था का वृद्धि होगा। यही आर्थिक समृद्धि का एक स्रोत माना जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कह रहा है ना कि समाज विज्ञान और मानविकी के विविध विषयों में योग्यता हो, जलवायु परिवर्तन, बढ़ते प्रदूषण, घटते प्राकृतिक संसाधन की वजह से हमें ऊर्जा, भोजन, पानी, स्वच्छता आदि की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नए रास्ते खोजने होंगे। इस कारण भी सभी जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, कृषि, जलवायु विज्ञान, समाज विज्ञान के क्षेत्रों में नए कुशल कामगारों की जरूरत होगी। तो मतलब क्या है कि हमें मानव पूंजी का अगर विकास करना है तो इसके लिए हमें शिक्षा और स्वास्थ्य, है ना, और साथ साथ में सुविधाएं, आधारभूत सुविधाएं, ये सारे अगर हम प्रदान करते हैं तो हमारा मानव पूंजी विकास बहुत आगे और बढ़ेगा और उसमें वृद्धि देखी जा सकती है, और यह हमारे आर्थिक समृद्धि में सहायक होगा। मानव पूंजी और विकास हमने अभी चर्चा कर दिया कि इसके लिए हमें क्या है कि जो है हमें इस पे विकास करने के लिए क्या क्या काम करना होगा उस पे निर्धारण किया जाता है। अब देखिए क्या होता है ना कि जैसे आप सर्व शिक्षा अभियान की बात करें, है ना, अंत्योदय योजना की बात करें, मनरेगा की बात करें, ये क्या है, ये सब जो है वो मानव विकास को बढ़ाने का ही एक तरीका है, कुछ अलग नहीं है। जैसे देखिए क्या कहता है, समाज के प्रत्येक सदस्य को साक्षर तथा स्वस्थ जीवन जीने का अधिकार होता है। तो ये कैसे आएगा, ये या तो हम सर्विसेज प्रोवाइड कराएंगे, सरकार सर्विसेज प्रोवाइड कराती है ना। तो उस प्रकार से इसमें ये बताया गया कि मानव पूंजी और मानव विकास को अगर हम ध्यान में लेकर के चलें तो हमें किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए, तो इन्हीं बातों पर ध्यान देना चाहिए कि शिक्षा, स्वास्थ्य मानव कल्याण के लिए अभिन्न अंग है ना। तो शिक्षा और स्वास्थ्य जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए सरकार जो है वो शिक्षा और स्वास्थ्य पे ज़्यादा ध्यान देती है ना। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ये क्या किया जा रहा है, ये बेसिकली हो क्या रहा है, इससे क्या हो रहा है कि हम अच्छी सुविधाएं प्रदान कराएंगे। जो आयुष्मान कार्ड बनाने की जो बात होती है कि आयुष्मान कार्ड हर व्यक्ति के पास होना चाहिए, इससे सुविधा ये मिल रही है कि हम एक तो, क्योंकि गरीब व्यक्ति क्या है ना कि ज़्यादा पैसा देकर के काम नहीं कर पाएगा, तो उससे क्या हो रहा है कि आयुष्मान कार्ड के जरिए जो है वो हम कम पैसे देकर के भी इलाज करवा सकते हैं और अच्छी इलाज हो सकती है। इसकी सुविधा सबसे अच्छी ये है कि आप इसको पब्लिक हॉस्पिटल में भी दिखा सकते हैं और प्राइवेट हॉस्पिटल में दिखा सकते हैं। और अभी हालिया रिपोर्ट के अनुसार देखा गया है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो हैं वो ज़्यादा इसका फैसिलिटीज प्रोवाइड करने में सक्षम है, ये आयुष्मान कार्ड के जरिए जो इलाज हो रहा है उसमें। तो ये सब करके क्या दिखाना चाह रहे हैं, हम ये सब करके यही करना चाह रहे हैं कि हम मानव विकास, मानव कल्याण को बढ़ाना चाह रहे हैं। तो भारत में मानव पूंजी निर्माण की स्थिति क्या है ना। तो भारत में मानव पूंजी जो है उसके
स्थिति क्या है, उसकी स्थिति जो है वो अभी विकासशील है, उस पर अभी काम चल रहा है, अभी बहुत कुछ जो है सो हमें इस चीज़ को समझना है कि कैसे उस पर काम किया जाना चाहिए। और विभिन्न विभिन्न मंत्रालय जो है सो इस पर अलग अलग प्रकार से R&D के जरिए इस पर काम कर रहे हैं, और हमें एक अच्छा मानव विकास में क्या क्या सहायक हो सकता है उस पर हम लोग काम कर रहे हैं, सरकार हमारी काम करती है। जैसे आपने अटल योजना का नाम सुना होगा, अटल योजना, अटल मिशन जिसको हम लोग कहते हैं, है ना। ये क्या है, ये भी इसमें प्रशिक्षण दिया जाता है, जो है सो प्रौद्योगिकी के रूप में प्रशिक्षण दिया जाता है। तो इससे हमें जो है सो क्या हो रहा है, मानव विकास में सहायक हो रहा है। आपने विभिन्न तरीके से इस चीज को देखा होगा, जितने भी योजनाएं आप देख रहे हैं जो संबंधित है किसी भी चीज से, जैसे महिला वंदन योजना है ना, महिला वंदन एक कानून ही आ गया है बेसिकली। तो ये सब क्या है, ये हमें क्या कर रहा है, ये सामाजिक विकास कर रहा है, ये सामाजिक विकास कर रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, सामाजिक विकास मतलब कि मानव विकास, है ना। तो ये सारे जो हैं वो हमें मानव विकास के ही घटक के रूप में जाने जाएंगे। और इससे क्या बेनिफिट होगा, इससे हमारा आर्थिक समृद्धि बढ़ेगा। शिक्षा पर सार्वजनिक व्यय में वृद्धि हुई है, आप देख ही रहे हैं। विभिन्न विभिन्न प्रकार के स्कूलों का निर्माण राज्य क्षेत्र पे, केंद्र क्षेत्र पे, है ना, केंद्र स्तर पे, राज्य स्तर पे जो है सो इस प्रकार से व्यय किए जा रहे हैं। ये सारे क्या हैं, ये जो हैं वो हमारे शैक्षिक व्यय को बढ़ा रहे हैं। तो ये क्या है, हमारे मानव पूंजी, मानव विकास में सहायक हो रहे हैं, है ना। और भविष्य की क्या संभावनाएं बनेंगी, तो भविष्य की संभावनाएं ये होंगी कि वयस्क और युवा साक्षरता दरों में सुधार होगा, हो ही रहा है, अब होगा। तो इससे क्या बेनिफिट मिलेगा कि हम फिर वही कि अच्छा स्वास्थ्य दे पाएंगे, प्रशिक्षण हो पाएगा, प्रशिक्षण हो पाएगा तो आर्थिक वृद्धि होगी, आर्थिक वृद्धि होगी तो हमारा एक राष्ट्रीय आय जो है सो बढ़ेगा। तो कुल मिला के क्या हो रहा है, हम मानव विकास की ओर योगदान प्रदान कर रहे हैं। कोरोना के टाइम में क्या हुआ था, जब स्कूल वगैरह बंद हो गया था तो मोबाइल क्लासेस चलने शुरू हुए थे, मोबाइल क्लासेस, है ना। एनसीईआरटी के जरिए या राज्य स्तर पे राज्य सरकार द्वारा चलाया जाता था कि एक गाड़ी होती थी छोटी सी बस टाइप की, उसमें वीडियो लगाया रहता था, और छोटे छोटे गांव में जा करके जो बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे थे कोरोना के कारण, उनको क्या करता था, उनको उनके क्लासेस से संबंधित चीज़ों को पढ़ाया जाता था दिन के 1 घंटे या 2 घंटे निकाल करके। और मतलब समझिए ना कि वो मोबाइल क्लासेस कहने का मतलब ही हुआ कि आमतौर पे क्या होता है कि बच्चे स्कूल की तरफ जाते हैं। ये योजना चलाई गई थी कि स्कूल आपकी तरफ आ रहा है, आपको प्रशिक्षित करने के लिए आ रहा है। ये क्यों जरूरी था भाई, कोरोना हो गया था तो सबको अंदर रहना चाहिए था, तो इसको करने की क्या जरूरत थी। इससे ये बेनिफिट हो रहा था कि हम मानव विकास में सहायता कर रहे थे हमें, क्योंकि आज के जनरेशन को अगर शिक्षित करेंगे तभी हमारा जो है वो भविष्य में इसका हमें प्रोडक्ट्स देखने को मिलेगा, बाय प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। इसलिए इस पर काम किया जा रहा था। तो लिंग समता पहले से बेहतर हुई है, क्योंकि जब प्रशिक्षण मिला, शिक्षा मिला, तो हमें समझ में आया कि समानता भी बहुत जरूरी है, लैंगिक समानता बहुत जरूरी है। और जो तीसरी जो लिंग की बात की जाती है, या तीसरे जो LGBTQ की बात की जाती है, इस पर भी जो है सो अच्छा योगदान दिया गया है। और हम लोग ने धीरे धीरे उसे भी स्वीकार करना शुरू किया है कि हाँ, समाज में इनकी भी समानता, इनकी भी भागीदारी को देखा जाना चाहिए। जैसे आपने देखा होगा कि अब जो है वो ट्रांसजेंडर लोग जो हैं वो क्या हैं, वो अब विधायक भी बन रहे हैं, है ना, MLC भी बन रहे हैं, कुछ तो ऐसे हैं जो पुलिस में भर्ती हो रहे हैं। तो ये क्या है, ये दर्शाता है कि ये मानव विकास का ही एक प्रारूप हो रहा है कि जो हम ट्रांसजेंडर का, एक समय था कि ट्रांसजेंडर को हीन भावना से देखी जाती थी, आज ऐसा समाज बनाया गया, ऐसा उनमें प्रगति किया गया, विकास किया गया, उन्हें शिक्षित किया गया कि अब वो जो रोड पे भीख मांग रहे थे उनकी अब तादाद तो है, उसमें नो डाउट तादाद अभी भी है, लेकिन क्या है कि कुछ रेशियो में कमी आई है। वो रेशियो कहाँ आ रहा है, वो रेशियो इन सब क्षेत्र में आ गया कि विधायक बन रहे हैं, अच्छी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, MLC बन रहे हैं, है ना, राजनीतिक व्यवस्था में उतर रहे हैं, पुलिस भर्ती में जा रहे हैं। तो ये सब क्या है, ये सामाजिक विकास को बताता है, ये मानव विकास को बताता है। ठीक है, तो ये है कि इसी प्रकार से हम देखेंगे कि हमने मानव पूंजी के बारे में जाना कि मानव पूंजी क्या है, फिर हमने जाना कि इसके स्रोत क्या हैं,
और भारत का क्या योगदान है, इसके बारे में हमने बेहतर तरीके से जाना। तो इस प्रकार से ये चैप्टर समाप्त हुआ, चौथा, जो है आपका मानव पूंजी पर, मानव से संबंधित, मानव विकास से संबंधित है। इसके जितने भी ये जो क्वेश्चंस हैं, हम इसको अभी इसलिए छोड़ दे रहे हैं क्योंकि इस पर एक हम स्पेशल अलग से आपको वीडियो बना देंगे जिसमें हम सारे क्वेश्चंस का आंसर भी बताएंगे और आपको ये भी बताएंगे कि कैसे एनसीईआरटी के सवाल आप जैसे यूपीएससी के या फिर यूपी पीसीएस या अदर स्टेट सर्विस का एग्जाम देखिए तो उसमें कैसे मेंस में जो है वो इस तरह के सवाल को घुमा करके दिया जाता है और कैसे उसको हम डील करेंगे, इस पर भी हम एक आपको वीडियो लाएंगे जिसमें हम पूरे क्लासेस का, पूरे एनसीईआरटी, जैसे अभी क्लास 11 12 जिस प्रकार से जब इकोनॉमिक्स खत्म हो रही है तो हम पूरा एक क्लासेस का वीडियो आपको देंगे जिसमें हम बताएंगे कैसे आपको क्वेश्चंस को डील करना है, कैसे हम एनसीईआरटी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, है ना। और बाकी जो ऑब्जेक्टिव कैसे बनाएंगे, कैसे एनसीईआरटी महत्वपूर्ण होगी, उन सब पे भी हम एक वीडियो आपको देंगे जिससे आपको बेनिफिट मिलेगा। अब हम चलते हैं अगले चैप्टर की ओर और अगला चैप्टर, 5वां चैप्टर है ग्रामीण विकास। ग्रामीण विकास, ग्रामीण विकास से समझ में ही आ गया कि हम जो है मुख्य रूप से किस पे बात करेंगे, तो ग्रामीण के विकास पे बात करेंगे। ग्रामीण क्षेत्र में क्या क्या ऐसे कारण हो सकते हैं जो हम उस पर अगर अच्छे तरीके से विकास करेंगे तो हमारा ग्रामीण क्षेत्र भी विकसित होगा, उस पर हम बात करेंगे। आइए, थिरुवल्लुवर ने विचार दिया था कि मिट्टी की जुताई करने वाले ही अधिकार के साथ जीते हैं, श्रृंखला के शेष लोग उनके आश्रय की रोटी खाते हैं। अर्थात ये हुआ कि जो हमारा प्राइमरी सोर्स है कृषि, हमें उस पे काम करना चाहिए। अगर वो सही तरीके से विकसित होगा तभी समाज का आगे का क्षेत्र विकसित होगा। अगर हमें अन्न ही नहीं मिले, गेहूं चावल जो है वो उपज उसकी बंद हो जाए, तो क्या जो आज के डेट में लोग जो बर्गर और पिज़्ज़ा खाते हैं वो कहाँ से खाएंगे? उनका रॉ मटेरियल तो वही गेहूं और आटा है, वो है चावल का आटा है। तो हमें अब हमें कुछ भी खाना हो, हमें फ्रेंच फ्राइज खाना हो, आलू कहाँ से लाएंगे? जब उपज होगी ही नहीं, कृषि होगी ही नहीं, तो कहाँ से मिलेगा? टोमेटो केचप लोग इतने चाव से खाते हैं, जैम खाते हैं, ये सब कहाँ से है? ये सब मुख्यतः है वो कृषि से ही है। और कृषि पर अगर हम सहायक देंगे तो ग्रामीण विकास होना निश्चित है, क्योंकि 60 to 70% आज भी जनसंख्या कृषि पर निर्भर है, कृषि पर निर्भर है। इस चीज को समझिए। तो इसीलिए हमें ग्रामीण विकास करना बहुत जरूरी है। तो ग्रामीण विकास क्या है? तो ग्रामीण विकास यह है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था के उन घटकों के विकास पर ध्यान केंद्रित करने पर बल देता है जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सर्वांगीण विकास में पिछड़ गए हैं, है ना। मतलब ग्रामीण विकास में आपको वो सारी सुविधाओं को बताने की कोशिश करता है जो उसमें पिछड़ गए हैं। तो पिछड़ किस में गए हैं? पिछड़ गए हैं आपके साक्षरता में, है ना, कौशल का विकास, स्वास्थ्य। आज भी ऐसे बहुत सारे भारत में गांव हैं जहां पे गांव में प्राथमिक विद्यालय या अस्पताल मौजूद नहीं है। उन्हें 4 5 6 7 किलोमीटर जो है सो आगे जा करके किसी अस्पताल में इलाज कराया जाता है, और वहां से अगर रेफर कर दिया गया किसी पेशेंट को तो फिर आप शहर में आइए इलाज कराने। और सुविधाएं अब तो ठीक है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहे हैं तो वो सुविधाएं हो गई कि चलिए बाय रोड हम पहुंच तो गए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं ना हुआ कि हम जो है सो किसी निजी जो प्राथमिक अस्पताल है उसको हम ग्रामीण में, गांव में ना डालें। तो इस पर काम होना बहुत जरूरी है कि हम कैसे अस्पताल का विकास करें, कैसे हम स्वच्छता, साक्षरता, शिक्षा, कौशल विकास, भूमि सुधार, इन सब पे ध्यान दें तो ये हमें क्या होगा, ग्रामीण विकास की ओर ले जाएगा। प्राथमिक क्षेत्र के उत्पाद संसाधनों का विकास होना बहुत जरूरी है। साख, बिजली, सिंचाई, विपणन, आधारिक संरचना, ये सब जो आते हैं इन सब पे भी विकास होना बहुत जरूरी है। ठीक है। निर्धनता निवारण होना चाहिए, समाज के कमजोर वर्गों के जीवन दशाओं में महत्वपूर्ण सुधार है ना। तो इन सब का उपाय अगर हम कर लें, है ना, किसका किसका उपाय कर लें, तो हम कर लेंगे सबसे पहले साक्षरता का, फिर है स्वास्थ्य का, फिर है भूमि सुधार,
फिर है उत्पादक संसाधनों का विकास, फिर है आधारिक संरचना और फिर है आपका निर्धनता निवारण। अगर इन सब पे अगर हम विकास कर लें, काम कर लें, तो हमारा जो है वो ग्रामीण विकास अच्छे तरीके से होगा। तो ग्रामीण विकास हम समझ गए कि हमें किन किन चीजों पे काम करना है ना। तो हमें क्या करना है कि ग्रामीण विकास में इन सब क्षेत्रों पे काम करना है। अच्छा, इसके अलावे क्या है कि ग्रामीण क्षेत्र में जो है वो दो प्रकार के गतिविधि हैं। हमने पिछले वीडियो में बताया था, क्लास 9th के इकोनॉमी में हमने बताया था कि कृषि और गैर कृषि गतिविधियों में संलग्न होते हैं ग्रामीण लोग। तो ग्रामीण के लोग जो हैं, ग्राम के जो लोग हैं, वो कृषि और गैर कृषि गतिविधियों में संलग्न होते हैं। कृषि गतिविधियां की हमने बात कर ली कि बिजली, सिंचाई, बुआई, कटाई, इस प्रकार के जितने भी प्रसंस्करण होते हैं वो सारे क्या हो गए, वो कृषि गतिविधि हो गए। गैर कृषि क्या हो जाएंगे, जैसे खाद्य प्रसंस्करण, स्वास्थ्य सुविधा, है ना, घर और कार्यस्थल पर स्वच्छता संबंधी सुविधा, शिक्षा को सर्वोच्च वरीयता, है ना, ये सारे क्या होंगे, ये ग्रामीण विकास के ही होंगे। तो हमें कृषि के साथ अन्य आधारिक सुविधाओं को भी बढ़ाना होगा। और जब ये बढ़ेगा तो हमारा क्या होगा, ग्रामीण विकास करेगा, ग्राम जो है सो विकास करेगा। इसी में जो है वो ग्रामीण विकास को बढ़ाने के लिए कि भाई जो वहाँ के लोग हैं कि जैसे बेरोजगारी में हमने पिछली वीडियो में ही बताया था कि किस प्रकार से बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी और घर्षण बेरोजगारी, जो इस प्रकार के बेरोजगारी पाए जाते हैं। तो इसमें क्या होगा कि जो मनरेगा जो एक काम करता है कि भाई हम आपको रोजगार देंगे 100 दिन के लिए। फिर है एक रोजगार गारंटी, एक अलग से है, ठीक है। तो इन सब से क्या हो रहा है, इन सब से ये हो रहा है कि हम जो ग्राम में जो बच्चे मौजूद हैं उनको हम रोजगार प्रदान कर रहे हैं। उससे क्या होगा कि वो विकास का एक घटक बनेगा। आगे इसमें इस पे चर्चा की गई है। तो ये टॉपिक है ग्रामीण क्षेत्रकों में साख और विपणन। ये समझना बहुत जरूरी है कि कैसे जो है वो ग्रामीण क्षेत्र में साख और विपणन काम करते हैं। साख क्या होता है, साख को पहले देखिए कि साख जो है वो कृषि अर्थव्यवस्था की समृद्धि, कृषि और गैर कृषि कार्यों में उच्च उत्पादकता प्राप्त करने के लिए मुख्य रूप से पूंजी के प्रयोग पर निर्भर करती है। और ये जो पूंजी का जो प्रयोग है वो कहाँ से आता है, साख से। साख अर्थात हो गया ऋण, जिसको हम लोग क्रेडिट लोन भी कहते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि हमें मान लेते हैं कि कृषि करनी है, और कृषि करनी है तो उसके लिए जो है सो हमें विभिन्न प्रकार के जो है वो ऋण की जरूरत पड़ेगी। विभिन्न हमें जो है सो उर्वरक की जरूरत पड़ेगी, बीज की जरूरत पड़ेगी, औजार की जरूरत पड़ेगी। तो उसके लिए जो ऋण लेना पड़ेगा वही हमारा होता है साख। अब ये साख देने के लिए सरकार ने क्या किया कि कृषि ऋण जो है, हम एक छोटा सा आपको संक्षिप्त विवरण दे रहे हैं। कृषि ऋण जो है वो क्या हुआ कि 3 प्रकार के ऋण दिए जाते हैं सरकार के द्वारा। पहला ऋण होता है अल्पावधि ऋण, ठीक है। दूसरा ऋण जो होता है वो मध्यावधि ऋण होता है, ठीक है। और तीसरा जो ऋण होता है वो दीर्घावधि ऋण होता है, ठीक है। अल्पावधि ऋण क्या होगा, ये 15 महीने से कम होता है, 15 महीने से कम होता है ये, ठीक है। इसकी अवधि कितनी होगी, 15 महीने से कम होगी। मध्यावधि ऋण क्या होगा, ये 15 महीने से 5 साल तक होता है। ये ऋण जो होता है वो 15 महीने से 5 साल की अवधि इसकी होती है। और दीर्घावधि ऋण जो होता है वो 5 साल से अधिक का जो है सो अवधि दिया जाता है, इसको हम लोग दीर्घावधि कहते हैं। तो सरकार द्वारा 3 प्रकार का ऋण दिया गया कृषि ऋण, अल्पावधि, मध्यावधि और दीर्घावधि। फिर क्या किया गया कि 1998 में ये सारे जो है वो ग्रामीण विकास है, ये साख में कैसे विकास किया जाए उस पे मेन बात की गई है। तो 1998 में क्या किया गया
केसीसी किया गया। केसीसी क्या कहते हैं? केसीसी कहते हैं किसान क्रेडिट कार्ड। ठीक है। अब ये क्या होता है? केसीसी क्या है? तो केसीसी अगर ये योजना क्या कहता है कि किसान को अगर लोन की जरूरत है, ठीक है, तो वो क्या करेगा कि संगठित बैंक से लचीले एवं कम खर्चीले, ठीक है, खर्चीले तरीके से लोन प्राप्त करेगा, पर्याप्त और समयानुसार। ये सबसे बड़ा चीज है, समयानुसार। बहुत ऐसा होता था कि ये चीज जो है वो नहीं मिल पाती थी, न तो पर्याप्त ऋण मिलता था, न समयानुसार ऋण मिलता था। तो उसके लिए क्या किया गया कि केसीसी लाया गया 1998 में योजना। और ये संगठित बैंक कौन है? ये संगठित बैंक है आरआरबीज, अर्थात रूरल डेवलपमेंट बैंक, है ना। रीजनल रूरल बैंक इसको कहते हैं, रूरल डेवलपमेंट बैंक नहीं, रीजनल रूरल बैंक, है ना। मतलब कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आरआरबीज कहलाते हैं। ठीक है। तो ये क्या करेंगे? ये जो है वो ऋण देने में प्रोवाइड करेंगे केसीसी के जरिए। और ऋण कितने प्रकार के सरकार देती है? 3 प्रकार के, अल्पावधि, मध्यावधि, दीर्घावधि। ठीक है। तो इस प्रकार से जो है सो आपको ऋण प्रोवाइड कराया जाएगा। और जब ऋण प्रोवाइड कराया जाएगा तो उससे बेनिफिट हमें क्या मिलेगी? उससे बेनिफिट हमें ये मिलेगा कि हम जो है वो कृषि साख को मेंटेन कर पाएंगे। और जब कृषि साख मेरा मेंटेन होगा तो उससे क्या होगा? उससे हमारा बेनिफिट ये होगा कि ग्रामीण विकास में हमें सहायता मिलेगी। इसी में एक आता है नाबार्ड, है ना। नाबार्ड का भी एक केस है कि नाबार्ड कैसे हमें काम जो है सो ग्रामीण विकास में सहायक होता है। तो ये क्या करता है? यह बैंक संपूर्ण ग्रामीण वित्त व्यवस्था के समन्वय के लिए एक शीर्ष संस्थान है। तो जितनी प्रकार के भी जो है वो काम होंगे ग्रामीण व्यवस्था में, वो सारे काम किसके द्वारा दिए जाते हैं? नाबार्ड के जरिए। इसलिए आप एक चीज ध्यान रख लीजिए कि अगर मान लेते हैं क्वेश्चन में आपसे करता है, कभी पीटी वगैरह में सवाल करता है कृषि के साख से संबंधित या गांव में साख से संबंधित, तो आपके पास एक ऑप्शन नाबार्ड रखा हुआ है कि जितना भी ग्राम से संबंधित काम होगा वो सारा कौन देखेगा? वो सारा देखेगा नाबार्ड, है ना। नाबार्ड एक बैंक है जो क्या करता है? सिर्फ ग्रामीण डेवलपमेंट, ग्रामीण क्रेडिट पर ही वो फोकस करता है और उसी के अनुसार वो काम करता है। वो हमारा नाबार्ड है। ठीक है। अब एक चीज है, इसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप की भी बात किया है कि ग्रामीण शाख में व्यवस्था होता है ना। क्योंकि उस समय की बात हो रही है कि कैसे हुआ था। तो औपचारिक शाख व्यवस्था जो है सो अपर्याप्त थी। तो उसके लिए क्या हुआ कि ग्रामीण सामाजिक तथा सामुदायिक विकास में पूरी तरह समन्वित साबित हुई। तो ये क्या हुआ? एसएचजी क्या था? छोटे छोटे लोगों के द्वारा एक ग्रुप बनाया जाता था, सेल्फ हेल्प ग्रुप इसको कहते हैं। पॉलिटी में इस पर विशेष चर्चा की गई है एनसीईआरटी में। इसका उपयोग किया गया और इसके जरिए क्या होता था कि हम वो सदस्य कुछ कुछ पैसे इकट्ठे करते थे और जब जरूरत पड़ती थी तो उसका इस्तेमाल करके जो है सो अपना ऋण वगैरह का काम इन लोग करते थे और साख को मेंटेन किया जाता था, है ना। अब क्या होता था कि अब एक चीज और समझिए इसमें कि कृषि लागत और मूल्य आयोग क्या है? कृषि लागत और मूल्य आयोग और मूल्य आयोग क्या है? तो मूल्य आयोग की जो स्थापना है, मूल्य आयोग की जो स्थापना है वो कब की गई? वो की गई 1965 में। और 1985 में इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया? सीएसीपी। सीएसीपी अर्थात कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। मूल्य आयोग, इसका काम क्या होता है? इसका काम ये होता है कि ये जो है सो आपको क्या करेगा? एमएसपी, है ना, खरीद मूल्य। और पिछले वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया है कि एमएसपी क्या है, खरीद मूल्य क्या है, निर्गमन मूल्य क्या है। तो आप वहां जाकर के भी आप समझ सकते हैं कि इन तीनों का कंसेप्ट क्या है। तो खरीद मूल्य, है ना, निर्गमन मूल्य का निर्धारण करने में
सरकार को सहायता प्रदान करती है, निर्धारण में सहायक। ठीक है, मतलब सलाह देती है कि हाँ इतना होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, है ना। हाँ, लेकिन एक चीज और है कि इसके सलाह को मानने के लिए सरकार बाध्य नहीं है, ये भी ध्यान रखना होगा, सरकार बाध्य नहीं है। तो ये चीज जो है सो इसमें काम आता है कि सीएसीपी का काम क्या हो गया, तो ये 1965 में इसका निर्माण हुआ, 1985 में इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया, सीएसईपी। और इसका काम क्या है, तो ये एमएसपी, खरीद मूल्य और निर्गमन मूल्य कितना होना चाहिए, इसकी सलाह सरकार को ये देता है। तो ये आपका क्या हो जाता है, ये आपका साख प्रबंधन करने में ये मदद करेगा। ग्रामीण बैंक एक आलोचनात्मक मूल्यांकन, इसको अब थोड़ा सा समझिए, वही आरआरबीज की ही बात होगी कि कैसे इस पे काम किया गया। ठीक है, एसएचजी का हमने बता दिया था कि एकत्र राशि में से जरूरतमंद सदस्यों को ऋण दिया जाता था। तो यही एसएचजी काम किया जाता था, जो ग्रामीण बैंक के पैरेलली ये काम करता था कि अगर वो नहीं हो रहा है तो ये सही, वो वाली बात हो जाती है। तो देखिए क्या होता था कि हरित क्रांति के बाद, है ना, किसानों को साख सेवाएं और सुविधाएं देने में, उनकी उत्पादन आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए अनेक प्रकार के ऋण देने में इन्होंने सहायता दी है। किन्होंने, ग्रामीण बैंकों ने। तो ग्रामीण बैंक किस प्रकार से सहायता हुए, तो हरित क्रांति के बाद एक हम वीडियो बनाएंगे, उसमें हम आपको बता देंगे कि जो श्वेत क्रांति, पीली क्रांति, नीली क्रांति, हरित क्रांति, है ना, और भी डिफरेंट प्रकार के जो क्रांतिज हैं, जैसे सिल्वर, गोल्डन सिल्वर रिवॉल्यूशन जो कहा जाता है, वो कैसे है, किस किस कौन से फसल के लिए कौन सी क्रांति कही गई है ना, उन सब पर एक हम वीडियो बना देंगे, आप उससे बेहतर समझ पाइएगा कि कैसे कैसे क्या चीज़ हो रहा है। फिलहाल यहाँ एनसीईआरटीज के टॉपिक्स पे हम फोकस रहते हैं। तो हरित क्रांति जो है उसके बारे में हमने पिछले वीडियो में चर्चा किया था कि हरित क्रांति के घटक क्या है ना, और फिर द्वितीय हरित क्रांति क्या थी, हरित क्रांति क्यों हुआ, किसने लाया था, इन सब पर हमने चर्चा किया था। तो उस चीज़ में आपको देख लीजिएगा पीछे वीडियो में। फिलहाल ये देखिए कि हरित क्रांति के बाद जो है वो ग्रामीण बैंकों द्वारा जो था वो उनकी आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए अधिक ऋण की सहायता दी गई थी। सुरक्षित भंडार का पर्याप्त किया गया। ठीक है, और उससे क्या हुआ कि जो है सो औपचारिक साख जो थे वो इसमें मजबूत हुए। अब आता है कृषि विपणन व्यवस्था की बात होती है। कृषि विपणन व्यवस्था क्या है? कृषि विपणन व्यवस्था को समझने से पहले आपको दो टर्म समझना पड़ेगा। एक है ट्राइफेड और दूसरा है नाफेड। ठीक है, ट्राइफेड क्या कहता है? ये है जनजातीय लोगों के लिए, जनजातीय लोगों को स्थानीय व्यापारियों से बचाना, स्थानीय व्यापारियों के शोषण से बचाना, है ना। कुछ भी रेट लगा दिए, कितना में भी बेच दिए, तो ये सब जो झंझट था ना, इन सब से बचाने के लिए जो है वो जो इस्तेमाल किया गया, वो जो एक चलाई गई सुविधा, वो क्या थी? ट्राइफेड थी। ये सिर्फ जनजातीय लोगों के लिए, इस पर भी ध्यान दीजिएगा। और शोषण, व्यापारियों के शोषण से बचाने हेतु। ठीक है, तो ये ट्राइफेड इस पर बात करता है। नाफेड क्या कहता है? नाफेड कहता है कि ये कृषि उत्पादों, ये सभी के लिए है, उत्पादों के विपणन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सहकारी क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र। ठीक है, दोनों सहकारी क्षेत्र है। कोऑपरेटिव सेक्टर जिसको कहते हैं, कोऑपरेटिव फार्मिंग भी आपने सुना होगा, कोऑपरेटिव सेक्टर भी एक चीज होता है। तो ट्राइफेड, अब ट्राइफेड का अगर हम फुल फॉर्म देखेंगे तो ट्राइफेड का फुल फॉर्म क्या कहता है कि भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ। ठीक है, और वही अगर नाफेड की बात करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय कृषि
राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ। ठीक है, तो ये जो है ये दोनों चीज के बारे में बात की गई थी। तो ये नाफेड और ट्राइफेड पहले आप समझ लिए। अब इसके बाद आप समझिए सहकारी बैंक। फिर हम विपणन पे आते हैं कि कृषि विपणन कैसे किया जाता है। सहकारी बैंक क्या होते हैं? ठीक है, सहकारी बैंक एक होता है राज्य सहकारी बैंक, एक होता है केंद्रीय सहकारी बैंक। ठीक है, और एक होता है प्राथमिक ऋण समिति। ठीक है, ये होता है ग्राम स्तर पे, ग्राम स्तर पर। ये जो होता है ये जिला स्तर पे होता है। ठीक है, और ये जो है ये राज्य स्तर पे होता है। ठीक है, तो ये जो आपका जो नाबार्ड है वो किस में आएगा? वो प्राथमिक ऋण समिति में आएगा, ये नाबार्ड। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1982 को। किसके समिति के अनुशंसन से? तो ये शिव रमन सिंह समिति, शिव रमन सिंह समिति के सिफारिश से नाबार्ड की स्थापना हुई थी। नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण बैंक, ग्रामीण बैंक। तो ये हो जाता है आपका नाबार्ड के बारे में। ठीक है, ये क्या करेगा? मैंने आपको पहले ही बताया कि ये कृषि में जो ग्रामीण विकास हेतु ऋण की उपलब्धता जो कराता है वो आपका क्या हो गया? आपका हो गया शिव रमन समिति। अब आरआरबीज का हम थोड़ा सा आपको बात कर लेते हैं कि आरआरबीज को जो ऐसे हम पिछले वीडियो में बताए हैं कि इसको जो है वो नरसिम्हन समिति की सिफारिश पे बनाया गया था। नरसिम्हन समिति की सिफारिश पे जो है इनका निर्माण किया गया था। कब किया गया था? 1975 में, हरित क्रांति के बाद। ठीक है, तो ये आपका हो गया नरसिम्हन समिति के तहत में आरआरबीज। अब हम चलते हैं विपणन को समझते हैं कि ये विपणन कैसे काम करता है। तो विपणन क्या होता है कि विपणन बेसिकली हो गया कि जब कृषि से हमने जो फसल उगाई, तो फसल उगाने के बाद जब हम अपने जीविकोपार्जन के लिए कुछ बचा लिए और फिर उसे हम क्या करेंगे? उसे हम बेचेंगे, तभी तो हमें कुछ आय मिलेगा। तो उसे बेचने के लिए विभिन्न प्रकार की मंडियों में उसे बेचा जाता है। ठीक है, अब वो अलग अलग मंडी है। जैसे फसल है तो फसल के लिए, जैसे सपोज चावल है तो चावल का मंडी अलग है, गेहूं का मंडी अलग है, सब्जी मंडी अलग है ना। तो इस प्रकार से अलग अलग मंडियां बनाई गई हैं। उन मंडियों में अपने उसको बेचते हैं, किसान जो है वो अपने उत्पाद को बेचते हैं और वहां से जो क्रय विक्रय के माध्यम से जो है वो उस पर काम किया जाता है और इसी प्रकार से जो है वो विपणन आगे बढ़ता है। ठीक है, तो ये विपणन का उपयोग है। इसी में जो अभी के डेट में अगर आप देखिएगा तो ई नैम का एक वो चला है, इलेक्ट्रॉनिक जो है वो आपका इससे काम किया जा रहा है, जिसके जरिए क्या होता है कि हमें मंडी की जानकारी मिलती है। पहले क्या होता था कि निकले हैं आज हम मंडी ट्रक लेकर के और 4 दिन 5 दिन 10 दिन 15 दिन लगे हुए हैं लाइन में। क्या भाई? तो बहुत प्रक्रिया स्लो है, इस कारण ये प्रॉब्लम हो रही है। बट ईनैम के जरिए क्या हो गया कि हमें मंडी की जानकारी मिलेगी कि हम अपना फसल कहाँ बेच सकते हैं। दूसरा चीज है कि इसमें अवेलेबिलिटी को भी बताएगा कि हाँ आप आज आ सकते हैं। वो जो समस्या होती थी कि 10 दिन 15 दिन बाहर ही बैठे हुए हैं, अब बारिश हो गया, ये हो गया, तो फसल सब गल गया, तो ये जो समस्याएं होती थी ना, इन सब से बचने का एक तरीका अपनाया गया कि ई नैम को और भी डेवलप किया गया और इसके जरिए हमें मंडी की जानकारी मिल जाती है, अवेलेबिलिटी मिल जाती है ना। तो इस प्रकार से ये सहायता हो गई। पहले क्या होता था कि किसान, अगर मान लेते हैं कि सपोज हरियाणा का किसान है, तो हरियाणा का किसान अगर सोनीपत का किसान है तो उसको अगर हमको खाद्य बेचना होगा तो उसको जो है वो हरियाणा का एक मुख्य क्षेत्र होगा जहाँ पे हमको जाना पड़ेगा। लेकिन अब क्या हुआ कि ई नैम के जरिए प्रोवाइड करा दिया गया इस प्रकार से व्यवस्था कि हम जो है वो अपने ही स्थानीय जो नजदीकी जो मंडी होगी उसमें जाकर के हम उसको बेच सकते हैं। इससे बेनिफिट एक और क्या मिला? बिचौलियों की समाप्ति हो गई। बिचौलियों का जो वर्चस्व था ना वो समाप्त हो गया।
फालतू में जो इधर उधर लेकर के किसानों को जो बरगला दिया जाता था और विविध प्रकार के जो थी वो जो है सो पैसे खींच लिए जाते थे किसानों से, उन सब से राहत मिली और बिचौलियों का वर्चस्व जो था वो समाप्त हुआ। तो इस प्रकार से जो है वो विपणन की प्रक्रिया को देखा गया है। अच्छा, इसी में एक टर्म है सब्सिडीज। सब्सिडीज जिसको हम लोग कहते हैं अधिशेष। ये क्या है? ये दिया जाता है बेसिकली प्रोत्साहन के लिए कि हम क्या करेंगे कि सब्सिडी जब हम प्रोवाइड करा देंगे तो किसान जो है वो उस पर अपना जो है सो पहले से, क्योंकि उन्हें अधिशेष मिल चुका है, तो वो बेहतर तरीके से उत्पाद कर पाएंगे। उत्पादक गतिविधियों का विविधीकरण कैसे किया गया है ना? तो विविधीकरण के दो पहलू हैं। एक पहलू जो फसलों के उत्पादन की प्रणाली में परिवर्तन से संबंधित है, और दूसरा है श्रम शक्ति को खेती से हटाकर अन्य संबंधित कार्यों जैसे पशुपालन, मुर्गी, मत्स्य पालन आदि में लगाना। ये सब भी क्या होगा? ग्रामीण क्षेत्र में विकास का काम करेगा, है ना? गैर कृषि क्षेत्रों में लगाना, ठीक है। महिलाओं को खास करके इसमें ज्यादा योगदान किया गया कि जो है सो किसान मतलब खेती ना करके मत्स्य पालन कर दिया गया, सब्जी उगा दिया गया, जो है सो विभिन्न प्रकार के जैसे अचार बनाने का एक वो योजना चलाया गया। राजस्थान में जो है वो सोलर प्लेट के जरिए जो है सो विभिन्न प्रकार के उद्योग चलाए गए। तो ये ग्रामीण क्षेत्र पे, और इन सब में सारी भागीदारियां किसकी देखी गई? महिलाओं की देखी गई। तो इस प्रकार से क्या हुआ कि गैर कृषि जो क्षेत्र थे, गैर कृषि गतिविधियां थी, उन सब पे भी काम किया गया, और उससे क्या होता है कि हम जो है वो विकास कर पाते हैं विभिन्न क्षेत्र में। विविधीकरण द्वारा हम न केवल खेती से जोखिम को कम करने में सफल होंगे, बल्कि ग्रामीण जन समुदाय को उत्पादक और वैकल्पिक धारणीय आजीविका के अवसर भी उपलब्ध हो जाएंगे। स्वाभाविक सी बात है, सिर्फ कृषि पर निर्भर रहने से अच्छा है कि अगर हम और भी गैर कृषि गतिविधियां अगर हम करें तो उनसे हमें बेनिफिट यही मिलेगा कि हम जो है वो अनेक अवसर विभिन्न क्षेत्रों में हम इसका देख पाएंगे, और इस प्रकार से हमारा काम होते जाएगा। इसी में क्या है? गतिशील उपघटकों में, है ना, कृषि प्रसंस्करण उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, चर्म उद्योग, है ना, पर्यटन आदि सारे ये सम्मिलित हैं। ये सभी क्या करेंगे कि हमें ग्रामीण विकास में मदद करेंगे। कैसे कैसे? तो जैसे क्या होगा कि जब हम कृषि प्रसंस्करण उद्योग लगाएंगे तो मान लेते हैं कि बिस्किट बनाने की फैक्ट्री है, वो लगा दी गई स्थानीय ग्रामीण जो रीजनल 4-5 गांव हैं उनके जो एक समग्र रूप से जहां पे एक जमा होते हैं वहां पे एक फैक्ट्री लगा दी गई बिस्किट बनाने की। तो बिस्किट बनाने के लिए जितने प्राइमरी रॉ मटेरियल्स हैं वो सब हमें गाँव में अवेलेबल होगा। अब जब गांव में अवेलेबल होगा तो वहाँ पे हमें रोजगार की भी जरूरत पड़ेगी, तो वहाँ के गांव के लोग जो हैं वो उनको रोजगार मिल जाएगा, श्रमिक के रूप में रोजगार मिलेगा। उद्योग को यह फायदा होगा कि उनको ज़्यादा लागत नहीं लगाना पड़ेगा प्राइमरी सोर्सेज के लिए, सिर्फ सेकेंडरी सोर्सेज और टर्शियरी पे ध्यान देना होगा। और जब प्राइमरी सोर्सेज पे लागत कम होगा तो स्वाभाविक सी बात है कि उनको जो है ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिल पाएंगे, और रोजगार मिल पाएंगे तो श्रमिकों को बेनिफिट ज़्यादा होगा और आय में वृद्धि होगी। इस प्रकार से हम अलग अलग प्रक्रिया से काम कर सकते हैं। कृषि प्रसंस्करण उद्योग लगा करके, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में जैसे बिस्किट का मैंने बताया, कृषि प्रसंस्करण उद्योग में हो गया कि मशीन बेचने का हो गया, जो उर्वरक वाला जो है उसको प्रोवाइड करा दिया गया एक जगह कि तुम आओ यहीं से बीज और उर्वरक वाकई जितना चीज़ है वो सब यहाँ से लेकर के जाओ, तुम्हें शहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सब जो जब हम प्रोवाइड करा देंगे तो इससे क्या होगा कि हमें ग्रामीण विकास में मदद मिलेगा। दूसरा चीज है कि पशुपालन। अब एक तो कृषि से गैर कृषि से हट करके हम क्या काम कर रहे हैं, पशुपालन करवा रहे हैं। पशुपालन होगा तो उससे दो बेनिफिट होगा, सबसे बहुत सारे बेनिफिट है लेकिन मुख्यतः दो बेनिफिट होगा। सबसे पहला तो होगा कि अगर दुधारू पशुपालन कर रहे हैं तो दूध का आपको एक अच्छा उद्योग मिल जाएगा वहां से। दूसरा चीज है कि चर्म उद्योग में भी आपको बेनिफिट मिलेगा, चमड़े की जब जरूरत पड़ेगी तो उसमें भी जो है सो पशुपालन में इस तरह काम किया जाता है। जब वो बहुतायत में जब हो जाती हैं तो उनको प्रॉब्लम होती है तो उसमें हो सकता है मुर्गी फार्म खोल दीजिए। मुर्गी फार्म अगर ग्रामीण विकास में खोल दिया जाता है ग्रामीण क्षेत्र में तो अंडे की जो है सो पूर्ति होगी। दूसरा चीज है कि वो जो चिकन वगैरह जो बिकते हैं उन सब में भी सहायक होगा। बतख का भी जो है सो आप बढ़िया एक अलग अलग प्रजातियों में जो है सो पाए जाते हैं तो उसका भी आप अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। आज के डेट में देख रहे हैं बायोफ्यूल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है।
बायोफ्यूल का कंसेप्शन चल रहा है, हर जगह बायोफ्यूल यूज का, तो उसमें क्या हो रहा है कि कृषि क्षेत्रक जो बायो प्रोडक्ट्स निकल के आ रहे हैं उसी का तो उपयोग करेंगे ना। जैसे मकई का जो वो मक्के की जो वो होती है फसल होते हैं, या उनका जो दाने के बाद जो वो निकलता है उसका उपयोग करेंगे। चुकंदर के से हम जो है सो बायोफ्यूल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, है ना, बीट रूट के जरिए बना रहे हैं। तो ये सब क्या है, ये सब ग्रामीण विकास का ही एक लक्ष्य है। प्रौद्योगिकी का विकास तो हो ही रहा है, हम डिफरेंट स्टेजेस में अलग अलग प्रकार से हम ईंधनों का बाकी चीज़ों का उपयोग कर पा रहे हैं, लेकिन उससे एक बेनिफिट ये भी मिल रहा है कि हमें जो है वो कृषि क्षेत्र में और ग्रामीण क्षेत्र में हमें विकास के मामले में बहुत अच्छी पकड़ मिल रही है, और इससे ये बेनिफिट हो रहा है कि हम अलग अलग तरीके से अपने उस चीज़ को काम कर सकते हैं। अब डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर में बताया गया है, मत्स्य पालन हो गया, है ना, मत्स्य पालन से कैसे हम कर सकते हैं, मछली उत्पादन तमिलनाडु वगैरह क्षेत्र में जो है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, पश्चिम बंगाल, केरल, तटीय क्षेत्र जितने हैं वहाँ पे मछली पशुपालन जो है, मत्स्य पालन जो है वो बहुत ज़्यादा होते हैं। स्वाभाविक सी बात है, मत्स्य पालन ज़्यादा होगा तो मछली का बाजार जो है वो बहुत एक बड़ा सेक्टर माना जा रहा है। तो मछली का बाजार है तो उससे बेनिफिट हमें मिलेंगी। एक्वेरियम के रूप में उसका प्रयोग किया जाता है मछलियों का, है ना। दूसरा चीज़ है कि भोजन के रूप में भी लोग प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से मत्स्य पालन में भी अच्छा बेनिफिट उन्हें मिल सकता है। बागवानी, अभी जो पीएम कुसुम योजना जो चली है वो क्या है, यही तो है। बागवानी में ड्रिप कैसे इरिगेशन किया जाए सोलर के जरिए, वो इस प्रकार से जो बात किया गया वो उद्यान विज्ञान में बागवानी का क्षेत्र है। बागवानी कर रहे हैं, बागवानी में दो फायदे, आप फूल उगाइए तो फूल का तो भाई कभी जो है सो डिमांड खत्म होने वाला है नहीं मार्केट से। दूसरा चीज़ है आप उसी में जो है वो मधुमक्खी पालन करिए, तो मधुमक्खी पालन करिएगा तो वहाँ से आप मध निकाल पाइएगा, वो भी एक सेक्टर बनेगा। और वो सेक्टर बनेगा तो क्या होगा, इससे हमें फिर से ग्रामीण क्षेत्र में आय मिलेगी, और जब आय मिलेगी तो हमारा क्या होगा, ग्रामीण विकास होगा। इससे बेनिफिट और क्या है, इससे अगर हम इन्वायरमेंटल तौर पे देखेंगे तो इससे क्या होगा कि मृदा में जो है वो जो उर्वरक क्षमता है वो बढ़ेगी। तो ये सब बेनिफिट है, अलग अलग प्रकार से फल सब्जी रेशेदार फसल, है ना, औषधीय सुगंधित फल, मसाले, चाय, ये सब बागवानी में इस्तेमाल करके हम उपयोग कर सकते हैं और जो है वो काम कर सकते हैं। संख्या बल की अगर दृष्टि से हम देखेंगे तो पशुधन जो है वो सबसे ज़्यादा प्रभावशाली माना जाता है। बागवानी वगैरह क्षेत्र जो है वो कम ही ज़्यादा देखे गए हैं, प्रोत्साहित किया जा रहा है लेकिन कम क्षेत्र है। लेकिन पशुपालन जो है वो आसानी से मिल जाता है। बेनिफिट क्या है उसका ना, कि आपको एक तो फसल जो बाई प्रोडक्ट्स हैं उनको आप उसे जो जानवर जो है वो उसका कंज्यूम कर जाएंगे। दूसरा चीज़ है कि आपको दूध भी मिलेगा, ज़्यादा मेहनत करना है नहीं। तो इस कारण क्या है कि पशुओं की नस्ल में सुधार है, उत्पादकता वृद्धि, नए प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जा रहा है, तो इससे क्या हो रहा है कि पशुधन में वृद्धि हो रही है। तो इस प्रकार से अब तो प्रौद्योगिकी ऐसी हो गई है कि दो हाइब्रिड मिला करके जो लीजा जो बनाया गया था, बकरी भेड़ जो बनाया गया था, तो ये सब क्या है, ये प्रौद्योगिकी, इसके जरिए हम विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादकता को बढ़ा सकते हैं और इससे क्या होगा कि हमारे ग्रामीण विकास में ये सहायक होगा। और धारणीय विकास और जैविक कृषि, और जब इतना सारा चीज हो रहा है, हमें त्वरित विकास चाहिए, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा रासायनिक उर्वरक का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन सब से बचने के लिए हमने क्या किया, जैविक कृषि का प्रयोग किया। जैविक कृषि क्या होता है, तो जो बीज हैं, जो रासायनिक उर्वरक हैं, उन सब के जगह पे हम क्या करेंगे कि अपने जो गांव में और जो खेतों में जो बाय प्रोडक्ट्स बच जाते हैं उनका इस्तेमाल करके हम खाद की उत्पत्ति करेंगे। जैसे गोबर से करेंगे, हम जो सब्जी कटे हुए सब्जियां बच गई उनका जो है सो इस्तेमाल करके हम उर्वरक का उपयोग करेंगे, है ना। फिर जो है सो हम मिट्टी के जगह, उर्वरक के जगह हम क्या करेंगे कि उसमें विभिन्न प्रकार के जो है वो कीटनाशक का प्रयोग ना करके हम क्या करेंगे, उसमें जो है वो जैविक वस्तुओं का प्रयोग करेंगे। और जैविक वस्तुओं में क्या आ जाएगा, तो घास फूस का मिट्टी के साथ मिला करके और कुछ केमिकल्स, हल्के से केमिकल्स मिला करके अगर उसका हम प्रयोग करते हैं तो वो जैविक खाद के रूप में जाना जाता है। रसायन, अगर उर्वरक की हम बात करें, रासायनिक उर्वरक का सबसे बड़ा नुकसान, बेनिफिट तो ये है कि ये त्वरित काम करता है, नो डाउट, लेकिन इसका नुकसान सबसे बड़ा ये है कि ये पर्यावरण के लिए असुरक्षित है।
तो पर्यावरण के लिए जब ये असुरक्षित है और हमें पर्यावरण में ही रहना है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? इसलिए हमें ये करना होगा कि हम इस चीज का जो है वो जैविक कृषि के जरिए हम इस चीज का इस्तेमाल के रोकें, इस्तेमाल को रोकें। और इससे क्या होगा कि पर्यावरण पे असर पड़ेगा कि जैसे केमिकल्स की ज़्यादा उत्पत्ति होगी, और जब केमिकल्स ज़्यादा निकलेंगे तो उससे हमें ये नुकसान होगा कि हम जलवायु परिवर्तन जो है उसमें हम सहायक नहीं हो पाते हैं, और इससे हमें प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो ये पर्यावरण में जो है वो सहायक नहीं होगा, जबकि जैविक कृषि जो है वो हमें पर्यावरण में बहुत सहायक होगा। तो ये हमें बेनिफिट मिलता है जैविक कृषि के लाभ से। जैविक भोजन बॉक्स में कहता है ना। तो जैविक भोजन जो है वो क्या, हरित स्थिति को बताता है। वैसे प्रोडक्ट्स जो विदाउट एनी फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स के जरिए जो उगाए गए हैं वो कहलाते हैं आपके बायो प्रोडक्ट्स, अर्थात बायो फूड, अर्थात जैविक भोजन। आजकल जैविक भोजन का भी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गया है इन्वायरमेंटल को देख करके। तो ये सारे जो डिमांड हैं, जितने भी डिमांड आप देख रहे हैं, इससे क्या बेनिफिट मिल रहा है? इससे बेनिफिट यही मिलेगा कि हमारा जो है वो ग्रामीण विकास होगा। ग्रामीण विकास के क्षेत्र में जैविक कृषि का सबसे बड़ा योगदान है। और जैविक कृषि को हमने बताया, इस पर विशेष एक बहुत बड़ा टॉपिक है ये जैविक कृषि, उस पर बात होगी। लेकिन अभी एनसीईआरटी के हिसाब से अगर हम देखें तो अभी आपको लिए बस इतना ही जानना चाहिए कि जैविक कृषि में जो क्या होता है कि श्रम आगतों का प्रयोग परंपरागत कृषि की अपेक्षा अधिक होता है ना। और ये क्या होगा, ये बेनिफिट हमारे लिए बहुत होगा। बेमौसमी फसल का जैविक कृषि में उत्पादन बहुत सीमित होता है। ठीक है, ये एक सबसे बड़ा नुकसान अभी देखा जा रहा है जैविक कृषि में कि बेमौसमी फसल जो है उसका उत्पादक कम होगा। केमिकल फर्टिलाइजर के जरिए क्या है कि जो मौसम में नहीं उगना चाहिए उसको भी लोग उगा दे रहे हैं। लेकिन जैविक कृषि, क्योंकि ये परंपरागत कृषि है, पुराने जमाने में इसी प्रकार से कृषि प्रणाली का इस्तेमाल किया जाता था, इस कारण इसमें ये चीज है। लेकिन उसमें भी अगर हम कुछ संशोधन करें, कुछ विचार करें, कुछ अध्ययन करें तो हम उसका भी समाधान कर सकते हैं। और ये जो है सो हमें अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू उत्पादन में लाभान्वित हो सकता है। ठीक है, तो हमारा निष्कर्ष क्या निकला? निष्कर्ष हमारा ये निकला ग्रामीण विकास से कि हमें मूलतः किस पे काम करना होगा। ग्रामीण विकास अगर करना है तो हमें मूलतः साक्षरता पे काम करना होगा। साक्षरता पे और स्वास्थ्य पे और आय पे, ये तीन चीज पे काम करना होगा। और आय के लिए क्या है, या तो गैर कृषि में कुछ शाख का प्रबंधन करिए, गैर कृषि है ना, कृषि क्षेत्र, इन दोनों में अगर आप शाख प्रबंधन करते हैं तो शाख प्रबंधन से क्या होगा, हमें बेनिफिट मिलेगा। और गैर कृषि गतिविधियों को अगर हम बात करेंगे तो इसमें हम क्या देखेंगे, इसमें हम पशुपालन, ठीक है, बागवानी इत्यादि को देखेंगे। तो इससे हमें ये बेनिफिट मिलेगा कि हम गैर कृषि उत्पादन को ग्रामीण विकास में आगे चला सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका जो है वो 5वां चैप्टर कंप्लीट होता है। अब हम छठे चैप्टर की तरफ आते हैं। छठा चैप्टर कहता है रोजगार समृद्धि, अनौपचारीकरण एवं अन्य मुद्दे। रोजगार समृद्धि क्या है? महात्मा गांधी कहते थे कि मेरी आपत्ति मशीन से नहीं, मशीन के प्रति सनक को लेकर है। इसी सनक का नाम श्रम का बचत करने वाली मशीनें हैं। हम उस सीमा तक श्रम की बचत करते जाएंगे जब तक कि हजारों लोग बेरोजगार होकर भूखों मरने के लिए सड़कों पर नहीं फेंक दिए जाते। कहने का मतलब ये है कि महात्मा गांधी जो थे वो इंडस्ट्रियलाइजेशन के खिलाफ थे, अर्थात ज़्यादा आधुनिकता उद्योग में उसके वो समर्थक नहीं थे। वो क्या चाहते थे? वो चाहते थे प्राथमिक स्तर का जो उद्योग है, अर्थात ग्रामीण उद्योग, ग्रामीण उद्योग में सहायक वो चाहते थे। जैसे अभी बात हो रही थी, अभी ग्रामीण विकास के लिए हमें विभिन्न उद्योगों पर, चर्म उद्योग और कृषि प्रसंस्करण उद्योग है ना,
तो उसी में ग्रामीण उद्योग में क्या है, वो ज्यादातर कुटीर उद्योग की बात करते थे, जो छोटे छोटे स्तर पे उद्योगों को बढ़ावा देता है। जो उद्योग किए जाते हैं वही कुटीर उद्योग कहलाते हैं, उन पर ये बात करता है। और ये महात्मा गांधी का ये विचार था कि भाई हमें कुटीर उद्योग पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। तो क्या हुआ कि जब हमें क्या करना है कि जो रोजगार समृद्धि के लिए क्या होता है कि हम इंडस्ट्रीज को लाएंगे। इंडस्ट्रीज को लाएंगे तो कुछ लोग खेत, कारखाने, बैंक, दुकान आदि अनेक प्रकार के कार्यस्थल पर काम करते हैं। कुछ व्यक्ति जो है वो घर पर भी अन्य काम करते हैं, है ना, जैसे बुनाई, फीते बनाना, हस्तकला, पारंपरिक काम, है ना, ये चीज हो गया। लेकिन इनमें सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के प्रोग्राम बनाने जैसे आधुनिक काम भी शामिल हो चुके हैं। तो इससे बेनिफिट क्या होगा, तो इससे बेनिफिट ये होगा कि हम विभिन्न प्रकार के उद्योग विकास के जरिए हम रोजगार प्रोवाइड करा पाएंगे गांव में, ग्रामीण क्षेत्र में। और उससे क्या होगा, उससे बेनिफिट ये होगा कि आय में अधिकता आएगी, और आय में अधिकता आएगी तो फिर से क्या होगा, फिर से ये मानव विकास में सहायक होगा। तो इस प्रकार से हम इस चीज को देख सकते हैं कि कैसे ये बेनिफिट आता है। इसके बाद हम देखते हैं कि महात्मा गांधी ने जो था वो शिक्षा और हस्तकलाओं सहित विभिन्न प्रकार के कामों के माध्यम से प्रशिक्षण पर बल दिया। शिक्षा पे बल दिया और हस्तकलाओं अर्थात कुटीर उद्योग पे ज्यादा उन्होंने ध्यान दिया। उन्होंने कहा कि अगर हमें इस प्रकार से अगर हमें बचाना है कृषि परंपरा को और ग्रामीण परंपरा को अगर हमें बचाना है तो हमें कुटीर उद्योग को ही बढ़ावा देना होगा। तो इस प्रकार से गांधी जी ने इस प्रकार की बात कही थी। लेकिन इससे एक नुकसान हुआ, अगर आप इस चीज को समझिएगा, कि जब विभिन्न उद्योग आए तो क्षेत्रकों के राष्ट्रीय आय में योगदान का विश्लेषण करने में भी सहायता मिलती है। किससे ये मिलती है, हमें मानवीय अनुसंसाधनों को जानने और उनके उपयोग करने की योजनाएं बनाने में सहायता मिलती है। और क्या करिए, व्यक्तियों के अध्ययन से हमें देश में रोजगार की प्रकृति और गुणवत्ता के विषय में एक गहरी अंतर्दृष्टि प्राप्त होती है। तो विषय व्यक्ति का जब हम अध्ययन करेंगे तो उससे हमें इन सब चीजों का बेनिफिट मिलता है। ये समाज के सीमांत वर्गों, बाल श्रमिकों आदि के शोषण की समस्याओं का निदान करने में भी सहायक होता है। तो इस प्रकार से जो है वो हम काम कर सकते हैं। श्रमिक और रोजगार के बारे में हम समझते हैं कि रोजगार क्या है, सबसे पहला प्रश्न उठाया है, और श्रमिक कौन होता है। तो अब जैसे देखिए, एक उदाहरण के जरिए समझाता है कि जब एक किसान खेतों में काम करता है तो वह खाद्यान्न और उद्योगों के लिए कच्चे माल का उत्पादन करता है। ठीक है, तो इससे क्या बेनिफिट मिलता है कि किसी देश में एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य इसका सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। यह हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था। तो होता क्या है कि जो आपका रोजगार है, रोजगार क्या है कि जितना हम रोज काम कर रहे हैं, ये जो रोजगार अर्थ को समझिए कि रोज काम करने पर जो हमें मजदूरी प्रदान की जाती है, मजदूरी या वेजेस कहिए, अगर अच्छे टर्म में कहेंगे तो वेजेस प्रदान की जाती है, वही कहलाता है हमारा रोजगार। काम के बदले जब हमें पैसे मिलते हैं तो वो कहलाता है रोजगार। स्वाभाविक सी बात हो गई। अब ये नहीं कह सकते ना कि घर में अगर आप सफाई कर रहे हैं तो आप रोजगार के क्षेत्र में आ गए, रोजगार का आपको हम जो है सो मजदूर मानेंगे। नहीं, आप मजदूर नहीं है। जब तक आपको उसके लिए वेतन नहीं मिलता है किसी काम को करने के लिए, तब तक वो आपका क्षेत्र ना तो आप मजदूर कहलाएंगे और ना आपका वो क्षेत्र विभाग जो है वो रोजगार कहलाएगा। इस चीज को समझिए। तो रोजगार के लिए क्या है कि हमें किसी काम के लिए एक निश्चित या तो समय पे, महीने भर में, या पर डे के हिसाब से भी जब वेतन मिलता है तो वो हमारा क्या कहलाता है, रोजगार कहलाता है। और श्रमिक क्या होते हैं, तो जो काम करते हैं और पैसे प्राप्त करते हैं और धन प्राप्ति होती है, आय।
तो वही कहलाते हैं श्रमिक। श्रम जो दे रहे हैं वो श्रमिक हो गए। आप अगर घर में काम कर रहे हैं, साफ सफाई कर रहे हैं और आप मान लेते हैं आप पेंटिंग कर रहे हैं, तो आप श्रमिक नहीं हैं। आपने श्रम किया, नो डाउट आपने श्रम किया, लेकिन आप श्रमिक नहीं हैं। जब क्या होता है कि श्रमिक जो है वो वही होगा जिनका काम के बाद कुछ जो है सो इस्तेमाल किए, जो पैसे उनको मिलेंगे वो भी श्रमिक कहलाएंगे, और वो विभाग क्या कहलाएगा? रोजगार कहलाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये चीज होता है। अच्छा, दूसरा चीज ये भी है कि अगर आपको उससे किसी प्रकार का बेनिफिट मिल रहा है, कहने का मतलब यह कि अगर आप बिजनेस चला रहे हैं और बिजनेस चला रहे हैं और जो स्वनियोजित किया गया है वो भी श्रमिक है ना। ऐसा नहीं है कि आप जो कहने का मतलब ये हुआ कि आप बिजनेस चला रहे हैं, बिजनेस चलाने के दौरान आप अपने से ही श्रम करके कुछ प्रोडक्ट बना रहे हैं और पैसा आपको मिल रहा है, आपको कोई पैसा नहीं दे रहा है लेकिन आप प्रॉफिट कमा रहे हैं अपने ही मेहनत के जरिए, तो वो श्रमिक है। जरूरी नहीं है कि आप काम करिए तो कोई दूसरा वाला ही पैसा दे। आप खुद अपने बिजनेस में अगर काम कर रहे हैं और उससे आपको कुछ प्रॉफिट मिल रहा है तो भी आप श्रमिक की ही श्रेणी में आएंगे। अब वो डिवीजन हो जाता है ना कि संगठित क्षेत्र के श्रमिक हैं या असंगठित क्षेत्र के श्रमिक हैं, वो पिछले वीडियो में हमने बात कर लिया था उस चीज के लिए, तो उस पर बात होती है। इस चैप्टर में आपको रोजगार की बात की गई है कि लोगों की रोजगार में भागीदारी को कैसे देखा जाए। तो पिछले वीडियो में हमने बताया था कि बेरोजगारी जो है सो कितने प्रकार की होती है, गरीबी रेखा और बेरोजगारी के बारे में हमने चर्चा कर दिया। आप वहां से जाकर के इस चीज को समझ सकते हैं। इस चैप्टर में विशेष आपको कुछ ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें अब श्रमिक के बारे में जो है सो थोड़ा सा कैटेगरी दिया गया है, एक स्वनियोजित तथा भाड़े के श्रमिक, है ना। तो स्वनियोजित क्या होता है कि जो अपने उद्यम के स्वामी और संचालक हैं उन्हें स्वनियोजित कहा जाता है। ये स्वनियोजित श्रमिक अभी बताया कि आप अपना बिजनेस चला रहे हैं, अपने ही काम करके खुद पैसा, जैसे कोई आदमी रेडी चला रहा है ना, पराठे का ठेला खोला हुआ है, उस पराठा बेच रहा है, खुद बना रहा है, खुद बेच रहा है, तो वो अपने बिजनेस के लिए श्रमिक है, वो स्वनियोजित श्रमिक है ना। और भाड़े के श्रमिक कौन होते हैं? हमने उसी ठेले पे काम करने के लिए एक आदमी को रखा जो बर्तन धोगा, जो भी खाना लोग खाएंगे वो बर्तन धोएगा, तो बर्तन जो धो रहा है वो श्रमिक मेरा कैसा हुआ? वो मेरा भाड़े का श्रमिक हुआ, जिसको हम लोग कॉन्ट्रैक्चुअल श्रमिक कहते हैं। अगर हम प्रोफेशनल टर्म में जाएंगे तो इसे कॉन्ट्रैक्चुअल कहा जाता है। ठीक है, तो सीमेंट की दुकान का स्वामी स्वनियोजित श्रमिक है। क्लियर हो गया बात। और जो वहां पे काम करेगा, जो उस सीमेंट के बोरी को ढोएगा, वो क्या हो जाएगा? वो भाड़े का श्रमिक हो जाएगा। ठीक है। निर्माण मजदूर अनियत मजदूरी वाले श्रमिक कहलाते हैं। इस चीज को भी समझिए। जितना भी निर्माण कार्य होगा, चाहे आप कितना भी बिल्डिंग स्ट्रक्चर बना रहे हैं, संसद भवन बन रहा है, उधर मंडपम बन रहा है, और भी विभिन्न प्रकार के बिल्डिंग बन रहे हैं, उसमें जितने भी श्रमिक काम करेंगे वो सारे श्रमिक अनियत मजदूरी वाले श्रमिक कहलाते हैं। उनका कोई काम तब तक है जब तक आपका काम वो हो रहा है। जैसे ही वो काम समाप्त हुआ, मेट्रो रेल बन रहा है, हाईवे बन रहा है, हाईवे का काम समाप्त, वो मजदूर बेरोजगार, और वो किस प्रकार का श्रमिक कहलाया? वो अनियत मजदूरी वाला श्रमिक कहलाता है। दूसरा होता है नियमित वेतन भोगी कर्मचारी। नियमित वेतन भोगी कर्मचारी कौन है? जो ऑफिस में काम कर रहा है या जो पर्टिकुलर उसका फिक्स है कि हाँ एक व्यक्ति है जो पर डे कपड़ा के दुकान में जाके काम कर रहा है और उसका महीने के बाद उसे सैलरी मिल रही है, तो वो क्या हो गया? वो नियमित वेतन भोगी कर्मचारी हो गया। मतलब वो ऐसा नहीं है कि एक समय के बाद उसकी नौकरी चली जाएगी कि कुछ ही दिन का है उसके बाद खत्म, नहीं, वो रहेगा जब तक उसका मालिक के साथ साठ-गांठ अच्छा है, अच्छा उसका व्यवहार है, तब तक वो है। मतलब एक निश्चित समय तक, है ना। ऐसा नहीं ना है कि आज ब्रिज बन रहा है तो आज काम कर रहे हैं और कल ब्रिज समाप्ति तो कल घर में बैठिए, ऐसी स्थिति नहीं होती है नियमित वेतन भोगी कर्मचारी की। जैसे फैक्ट्रीज वगैरह में जो देखिए ना, सिलाई वस्त्रों के कारीगर जो है, महिलाओं को भविष्य में प्राप्त होने वाले रोजगार के केंद्र, इसमें क्या हो रहा है? ये नियमित है, नियमित वेतन भोगी कर्मचारी है कि ये फैक्ट्री है, चल रही है, यहाँ पे लोग काम कर रहे हैं और उनको वेतन मिल रहा है, ये हो गया नियमित वेतन बेरोजगारी। और जो कुछ ही समय के लिए होता है उसको हम लोग अनियत वेतन बेरोजगारी कहते हैं। ठीक है। और हमने आपको कल उद्योग के बारे में बताया था कि उद्योग का विभाजन कैसे किया गया है। तो 8 विभिन्न औद्योगिक वर्गों में विभाजित करते हैं: कृषि, खनन, उत्खनन, विनिर्माण, विद्युत,
है ना। इन सब के बारे में हमने पिछले वीडियो में आपको बता चुका है। निर्माण कार्य, वाणिज्य, परिवहन, सेवाएं। तो इस प्रकार से उद्योग का ये डिवीजन किया गया था। उद्योग के बारे में बहुत विस्तार से चर्चा की गई है पिछली वीडियो में, आप जाकर के वहां से उसको देख सकते हैं। समृद्धि एवं परिवर्तनशील रोजगार संरचना। तो संवर्धन और समृद्धि और परिवर्तनशील रोजगार संरचना के लिए क्या हमें उपाय करने चाहिए, इन सब पर ध्यान देने के लिए हमें जो विभिन्न क्षेत्र है उसको हमें समझना होगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था में रोजगार सृजन के बिना ही अधिक वस्तु और सेवाओं का उत्पादन करने में सक्षम रहे हैं। इस परिघटना को विद्वान रोजगारहीन समृद्धि का नाम दे रहे हैं। ठीक है, तो रोजगार समृद्धि क्या था कि रोजगार सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि की तुलना में किस तरह बढ़ा है, यह जानना भी आवश्यक है। रोजगार और सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दरों के इन स्वरूपों ने विभिन्न वर्गों के श्रम बल पर किस प्रकार के प्रभाव डाले हैं, ये भी हमें जानना होगा। ठीक है, तो ये जो हम लोग जो है वो समृद्धि के तरफ बढ़ रहे हैं। समृद्धि कैसे हमें वो होता है उस पर हम ध्यान देंगे। औद्योगिक क्षेत्रकों में कैसे श्रम बल का वितरण होता है, इस पे भी हमने पिछले वीडियो में बात किया था कि किस प्रकार से औद्योगिक नीति बनाई गई थी। श्रम बल के अनियतिकरण का जो नाम दिया गया है, कैसे, तो अनियत श्रम रोजगार के चलते जो है सो कुछ काम करवा लिए जाते हैं, उनको पैसा जो है वो कम ही टाइम के लिए मिलता है या जो है सो उतना निर्धारित नहीं होता, तो वो क्या होता है, श्रम बल का वो अनियतकरण हुआ है। भारतीय श्रम बल का अनौपचारिकरण बहुत देखने को मिलता है। भारत में जो है वो जो आपका श्रम बल का जो अनौपचारिकरण है वो बहुत है ना। इसमें कोई दो राय नहीं है कि कैसे जो है सो श्रमिकों का दुरुपयोग किया जाता है और कैसे उस पर जो है वो ध्यान नहीं दिया जाता। लेकिन इसके लिए सरकार ने क्या किया, विभिन्न प्रकार के श्रम कानून लाए, है ना। फैक्ट्री अधिनियम 1935 का, एक कारखाना अधिनियम 1935, फिर 1968 का, फिर 72 का, 78 का, इस प्रकार से अलग अलग प्रकार के संशोधन करके और जो है सो हम लोग क्या कर रहे हैं, सरकार जो है वो श्रम कानून को बढ़ा रही है। विभिन्न प्रकार के श्रमिक संघों को जो है वो गठित कर रोजगारदाताओं से बेहतर मजदूरी और अन्य सामाजिक सुरक्षा उपायों के लिए सौदेबाजी भी करता है। ये लोग कौन हैं, ये लोग उसी ग्रुप के श्रमिक हैं जो श्रम यूनियन कहा जाता है, ट्रेड यूनियन की बात होती है। वही लोग जो है सो इस क्षेत्र में आगे आकर के और अनौपचारिकरण को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। अब क्या होता है कि ये देखिए, ये जो समस्याएं हैं ना, ये दोनों क्षेत्र में आपको मिलेंगे। सार्वजनिक क्षेत्रक प्रतिष्ठान में भी और निजी क्षेत्रक प्रतिष्ठान में भी इस चीज का देखने को मिलता है। इसलिए अलग अलग प्रकार के जो है सो वर्कर यूनियन को बनाया जाता है। और इसका इस्तेमाल कैसे होगा, वर्कर यूनियन क्या करेगा, चाहे वो पब्लिक सेक्टर का हो या प्राइवेट सेक्टर का हो, ये वर्कर यूनियन कहाँ काम आएगा, एक तो अपने स्तर पे काम आएगा ही, इसका उपयोग राजनीति में किया जाता है एक प्रतिनिधि के रूप में, कि अगर उस क्षेत्र का कोई व्यक्ति अगर प्रतिनिधि के रूप में आता है तो श्रमिकों के बारे में वो बेहतर ढंग से केंद्र स्तर पे या राज्य स्तर पे बात कर पाएगा। इसके बाद आते हैं बेरोजगारी। ये देखिए, बेरोजगारी के बारे में मैंने बहुत ही संक्षिप्त तरीके से पिछले वीडियो में समझाया है, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं कि बेरोजगारी की अवधारणाएं कितनी हैं, बेरोजगारी के रूप कितने हैं, है ना, जो है सो बेरोजगारी किस किस प्रकार की हैं। तो इस प्रकार के बेरोजगारी को हम वहां से जान सकते हैं। बाकी देखिए, डेटा जो है वो हर साल चेंजेस होता है, तो वो अपडेट होता रहेगा, उसमें जानने की कोई जरूरत नहीं है। वो तो धीरे धीरे जैसा समय के अनुसार करंट अफेयर से आप रिलेटेड रहिएगा तो वहां से बेरोजगारी के फैक्ट्स को पकड़ सकते हैं। लेकिन आपको जो है वो यहां जो एक बेसिक कंसेप्ट है बेरोजगारी का, वो हमने पिछले वीडियो में बता दिया है, आप वहां से जाकर के इसकी जानकारी ले सकते हैं। सरकार और रोजगार सृजन, अब इस पे भी हमने बात किया था कि कैसे सरकार जो है वो विभिन्न प्रकार के रोजगार सृजन को दे रही है। मनरेगा के जरिए, प्रधानमंत्री रोजगार गारंटी के जरिए इस प्रकार से हम सुविधाएं प्रदान करते हैं। और इस प्रकार से हमारा ये छठा चैप्टर समाप्त हुआ, जिसमें हमने जो विभिन्न प्रकार के रोजगार नियमितता की बात की गई थी, उस पे विशेष इसमें चर्चा किया गया। तो ये मुख्य रूप से किस पे चर्चा करता है, ये मुख्य रूप से चर्चा किया है रोजगार संबंधी बिंदुओं पर। ठीक है, कि कैसे, और साथ में श्रमिक पर।
तो इन दोनों पे विशेष चर्चा की गई है। और इन सब के बारे में, श्रमिकों के बारे में तो आप समझ गए कि नियमित और अनियमित प्रकार के श्रमिक होते हैं। दो प्रकार के श्रमिक की बात की गई थी, एक होता है नियमित और एक होता है अनियमित। ये दो प्रकार के श्रमिक आपको बताए गए हैं। इसके अलावे आपने ये भी देखा कि हमने बेरोजगारी के बारे में हमने चर्चा की ली थी पहले ही। बेरोजगारी का जो है वो आप पिछले वीडियो से भी जा करके देख सकते हैं। तो बेरोजगारी से संबंधित आपने जानकारी प्राप्त कर ली। इस प्रकार से इकोनॉमी का एनसीईआरटी का क्लास 6 तक का आपका चैप्टर यहां तक समाप्त हो गया। अभी तक हम लोगों ने क्या क्या जाना, एक ओवरव्यू मैं आपको दे देता हूं। हमने अभी तक में सबसे पहले तो आर्थिक नियोजन के बारे में जाना, जो चैप्टर 1 to चैप्टर 6 के बारे में हम आपको एक समरी दे रहे हैं, जिसमें हमने क्या जाना, हमने ये जाना कि जो आर्थिक नियोजन है वो कैसे काम किया हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था में। हमने 1947 के बाद हमारी क्या स्थिति थी आर्थिक, उसको हमने समझा। कैसे हम बहुत ज़्यादा गरीब थे, कैसे हमने वहाँ से पार पाया है, वो सब के बारे में समझा। दूसरा हमने देखा कि कैसे मानव पूंजी में विकास किया जा सकता है। तीसरा हमने देखा कि ग्रामीण कैसे विकास किया जा सकता है, ग्रामीण विकास किस प्रकार से हो सकता है। चौथा हमने देखा कि कैसे रोजगार का सृजन करके हम बेरोजगारी से पार पा सकते हैं। पांचवा हमने देखा कि श्रमिकों का कैसे इस्तेमाल होता है, श्रमिक किस प्रकार से काम करते हैं, कौन कौन से सुधार किए गए, हमने उस पर चर्चा की। फिर हमने कृषि विपणन पे भी चर्चा की और इस प्रकार से समग्र रूप से हम जो है वो आर्थिक व्यवस्था के बारे में हम जान पाए हैं। क्लास 12 में जब पहुंचेंगे तो हम बैंकिंग पे भी बात होगी। तो अभी 2 चैप्टर आपका एनसीईआरटी का रह जाता है, वो हम अगले वीडियो में बात करेंगे उस पर। फिलहाल के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए, दृष्टि फॉर ऑल एग्जाम, और अपने एनसीईआरटी के जितने भी सारे डाउट्स हैं आप उसको क्लियर करें। और क्वेश्चन से संबंधित एक मैं वीडियो बना दूंगा जिसमें आप ये जान पाएंगे कैसे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है, और साथ ही साथ सारे क्वेश्चनों का आंसर भी उसमें करा दिया जाएगा। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।